तो कल मार्केट को एक टीसीएस की इस ब्लॉक डील का लगा झटका और ये झटके के साथ ही बाजार ने अपने आप को 21,800 के बिल्कुल किनारे पर आके क्लोज किया। कल बैंक निफ्टी ने तो अच्छे से बिहेव किया और उसने 46,300 के आसपास आके क्लोज किया। ये आप जो बोल रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि मैं लेवल्स के साथ क्यों कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल डाटा और लेवल्स ही मार्केट का माई बाप है और हमेशा रहेगा भी। और इसी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मायूस भी सोच रहे होंगे, थोड़ा देख भी रहे होंगे कि देखिए बाज़ार के अंदर पुल बैक क्यों नहीं आ रहा है, आ क्यों नहीं रहा है। ये पुल बैक की थोड़ी वेट लंबी भी हो सकती है क्योंकि इस समय स्थिति थोड़ी नाजुक चल रही है। खैर, हम अगले 2.5 घंटे आपके साथ बने रहेंगे। मैं इसको टफ समय तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग इसको टफ समय बोल रहे हैं। मैं टफ कोई टफ समय नहीं होता है, समय आपके अधीन है, बट आपको थोड़ा सा उसके अंदर धीर गंभीर होना है और थोड़े से अपने लेवल्स को समझना है या फिर थोड़े अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। बस समय सारा होता है, वो भी निकल जाएगा। तो खैर, सृष्टि हमारे साथ रहेंगे, अभिषेक रहेंगे, मैं भी रहूँगा आपके साथ अगले 2.5 घंटे के लिए। मेहमानों को जोड़ लेंगे अपने साथ। पहले 4 विंडो में अहम ट्रिगर आपके सामने रख देते हैं। और अभी आप एक हेडलाइंस में भी देख पा रहे थे कि हमारे आज गेस्ट एडिटर 20 तारीख को भी होंगे, यानी कि आज, और प्रवीर सिन्हा, वो भी तस्वीरें अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी होंगी। खैर, ये 4 अहम ट्रिगर हैं। मैं आज थोड़ा उल्टे तरीके से शुरू करता हूँ। आज ग्लोबल मार्केट्स को हम छोड़ देते हैं, पहले जरा जोमेटो वाले पे आते हैं। ये खबर काफ़ी अच्छी है वेज वालों के लिए, और इस पे एक नया ऑप्शंस वो दे रहे हैं। शक्ति पंप्स का क्यूआईपी को मंजूरी। दूसरा, एचपीसीएल बीपीसीएल कल टूट गए थे, आज अपग्रेड हो गए हैं। वो भी नोमोरा ने कहा अपग्रेड, वो भी लक्ष्य को भी बढ़ा दिया। तो क्या गिरते को सहारा ये दे सकता है, ये नमूरा की रिपोर्ट। तीसरा, गिफ्ट निफ्टी 21,900 के ऊपर तो है, लेकिन कल हमने 21,900 के नीचे क्लोज किया। ये 50 दिन की एवरेज के नीचे है, 6% के बिल्डअप के नीचे है, और साथ ही साथ सिर्फ एक ही सिल्वर लाइनिंग थी, वो थी 21,800। और सबसे पहले वाला जो ट्रिगर है वो करीब नए शिखर पर S&P 500 पहुंच चुका है। देर रात यूएस फेड का फैसला भी आएगा, 2 दिन से उनकी बैठक चल रही है, तो कल वो फैसला सुनाएंगे। आपका रिएक्शन परसों का होगा, तो आप उसका भी एनालिसिस ज़रूर करके रखेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद कुछ नहीं है, सिर्फ कमेंट्री पर ध्यान रखना होगा। दरेवरों में कुछ चेंज हो नहीं रहा, ऐसा मार्केट समझता है। ये कुछ एक अहम ट्रिगर्स थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। आज एक एक करके आपके सारे सामने पॉइंट्स रखेंगे। सृष्टि गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग। सृष्टि, शुरू कीजिए आप। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो जी, आज गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत जरूर मिल रहे हैं, पर अभिषेक, कल रात हमने देखा कि डाउ में मच अवेटेड रिकवरी या फिर तेजी कहें। साथ ही साथ जो ग्लोबल बाजारों के अन्य संकेत थे, वहां से भी कोई ज्यादा निराशा हाथ नहीं लगी। अगर देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट्स थोड़ी वेट एंड वॉच की स्थिति में भी है, क्योंकि यूएस फेड का फैसला आना बाकी है। अभिषेक? बिल्कुल सृष्टि, इंतजार अब यूएस फेड के फैसले का ही है। हालांकि हमने लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में तेजी देखी है। डाउ में कल 300 अंकों से ज्यादा का हमने उछाल देखा। नेस्डेक S&P भी कल ऊपर जाके बंद हुए। S&P 500 तो इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुए हैं। तो देखते हैं कि यूएस फेड की तरफ से, हालांकि देखिए डिस्काउंटेड ही है, उसको डाइजेस्ट कर चुका है बाजार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब लोग मान के चल रहे हैं कि सीएमई फेड वॉच टूल की आपको अगर मैं बता दूं तो 99% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। हम भी यही मान के चल रहे हैं, लेकिन नजर ये होगी कि आखिर कटौती होगी कब। इसको लेकर जो यूएस फेड के जो चेयरमैन है, जो जेरोम पॉवेल, उनकी कमेंट्री बड़ी क्रूशियल होती है कि वो क्या कह रहे हैं। महंगाई दर को लेकर क्या कह रहे हैं, ग्रोथ को लेकर क्या कह रहे हैं, दरों में कटौती को लेकर वो क्या सिग्नल दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस पर नजर रहेगी यूएस फेड की, जो आज शाम को जो ब्याज दरों पर फैसला आएगा उसमें कमेंट्री पर नजर रहेगी। लेकिन अगर हम एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो कल हमने देखा था कि जापान में 17 साल के बाद ब्याज दरों में बदलाव हुआ। हालांकि आज जापान के बाजार बंद है, लेकिन चाइना में आज लोन प्राइम रेट डेटा पर आज नजर थी। हालांकि 5 साल 10 साल के जो LPR है उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन आप देखिए SGX निफ्टी से अगर संकेत को अगर आप देखेंगे तो 40 अंक ऊपर इस वक्त SGX निफ्टी है, 21,900 के ऊपर ओपनिंग के संकेत दे रहा है। क्रूड की बात करें, क्रूड में कल से और आज में कोई खास परिवर्तन नहीं है। 4 महीने के ऊपरी स्तर पर कच्चा तेल पहुंचा था $87 के आसपास, और आज भी हम देख रहे हैं कि $87 के आसपास ही क्रूड इस वक्त बना हुआ है। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, चीजें पॉजिटिव ही हैं, पॉजिटिव साइड पे ही देखेंगे, क्योंकि SGX निफ्टी ऊपर है। अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें, डाउ, S&P, नेस्डेक, वहां पर भी हमने तेजी ठीक ठाक देखी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब ये जान लेते हैं कि FIIs, DIIs, इनसे क्या संकेत मिल रहे हैं। और
इसके अलावा निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आप शॉर्ट हैं तो, अगर आप लॉन्ग हैं तो, दोनों सिनेरियो में आपकी बिल्कुल कंप्लीट पक्की तैयारी हम रोज करवाते हैं और आज भी करवाएंगे। अगर हम कैश मार्केट में एफआईएस के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कल चूंकि ब्लॉक लगा था टीसीएस की ओर से 9,000 करोड़ रुपए साइज तो उसी की थी, 14,000 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईएस की दिखेगी आपको कैश में नेट। वही डीआईएस की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 7,000 करोड़ रुपए की बाइंग है और एफआईएस की बाइंग माफ कीजिएगा 1,421 करोड़ रुपए की है। डिप्पी आपसे ये जानना चाहेंगे एफआईएस के क्या लॉन्ग होल्डिंग में कोई बदलाव के संकेत मिल रहे हैं कल के आंकड़ों से? हाँ, मिले हैं और अभिषेक वो अच्छे भी नहीं मिले हैं और ये हुआ ये है कि कल 37% से घटकर एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन सीधा 32% हो गई है। इस क्रिटिकल समय में ना एफआईएस की पोजीशंस बढ़नी चाहिए लेकिन वो घटी है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर एफआईएस ने कल माल बेचा या फिर एफआईएस की तरफ से कल सेलिंग हुई है तो किस तरह से हुई है मैं आपको बताता हूँ। एफआईएस ने टिपिकली कैश में तो थोड़ा बहुत खरीदा है लेकिन उनकी फ्यूचर्स के अंदर और उनकी ऑप्शंस के अंदर जो सेलिंग हुई है ना वो थोड़ी गंभीर है। और दूसरा ये ना हेज करके ने वाली हुई है, यानी कि इस लेवल पर भी एफआईएस का ट्रस्ट बहुत स्पीड से बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है। वो ऑल दो वैसे भी फेयर वैल्यू पे थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा माल ले रखा था तो वो भी खाली कर रहे हैं इसलिए बाजार टूट रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो 50% से कम की पोजीशंस थी। जब हमने नया हाई बनाया उस समय उनकी पोजीशन सिर्फ 44% थी, यानी वो तब भी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर थे इसके अंदर। तो एफआईएस की पोजीशंस मार्केट के अंदर अभी नहीं बन रही है और एक घटी है कल 5%। एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, कल अगर एफआईएस ने बेचा है ना तो डीआईएस ने खरीदा है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा कल टीसीएस की डील का भी हो सकता है। अब आपको नाम भी आ जाएंगे कि हाँ टाटा सन्स ने बेचा तो किस किस ने खरीदा, किसी ने तो खरीदा होगा ना, तो उसमें हो सकता है कुछ डीआईएस ने भी खरीदा हुआ हो। तो ये भी एक अपने आप में होल्डिंग का पार्ट हो सकता है। इसलिए कल थोड़ा बहुत चर्निंग हुई, चर्निंग मार्केट के फेवरेबल उतनी नहीं हुई है मैं बोलूँगा, लेकिन फिर भी ये 32 और 33% भी इतना बुरा नंबर भी नहीं है क्योंकि यहाँ से एक दो बार पहले भी रिवर्स कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करके रखता हूँ कि एफआई इससे ज़्यादा माल नहीं बेचेंगे। अगर इससे ज़्यादा माल बेचते हैं तो आप प्रिपेयर हो जाएगा, 21,800 भी आपसे ब्रेक होगा और फिर आप ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे। तो फिलहाल अभी आप एफआईएस की होल्डिंग को डेली बेसिस पर चेक करें, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होती है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी, अदरवाइज वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, मेरी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशन वालों की बात करते हैं। कल थोड़ा सा कठिन दिन था, हमने 21,800 के भी नीचे के आंकड़े देखे, थोड़ी सी रिकवरी फिर वहां से आई। आखिरकार 240 अंकों के आसपास की गिरावट पर निफ्टी बंद हुआ है। डिम्पी, तो लॉन्ग वाले क्या करें? शॉर्ट वालों की तकल बल्ले बल्ले हो गई, लॉन्ग वाले क्या करें आज? देखिए, शॉर्ट वालों को भी कल गैप ही मिला था और गैप डाउन के बाद ही खुले, तो इसलिए गैप के साथ एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होता है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी बोल सकता हूँ चलो 100 पॉइंट उन्होंने और भी कमाए होंगे गैप के बाद, लेकिन वो 100 पॉइंट बड़े ही मुश्किल से वो भी कमा पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में भी डर है कि कभी भी पुल बैक ना आ जाए मार्केट के अंदर। तो खैर, कल बनाने के लिए मैं बोलूँगा कि शॉर्ट्स वालों के पैसे बने वो थोड़ा मुश्किल कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी एक पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, जो आपने स्टार्टिंग लाइन बनाई कि कल कठिन दिन था। कठिन दो लिहाज से दिन था। पहला, ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से अगर कल आप चेक करेंगे ना तो 6% ओवाई शेड हो गया निफ्टी के अंदर, और ये छोटा मोटा काम नहीं है 6% कम होना, ये कम होना गंभीर बात है। और दूसरी बात, 2,38,000 के आसपास आ गया हमारे ओपन कॉन्ट्रैक्ट। तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट में ना पावर नहीं रहा कि आपको बहुत ज़ोर से धकेल के आपको कहीं से नए लेवल्स पे जाके ले आए, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। अब आपको चरणबद्ध तरीके से आप बढ़ सकते हो, अब आप हवाई तरीके से नहीं बढ़ोगे, ये तो पहला क्लियर कर दिया मार्केट ने। दूसरा पॉइंट है कि कल एक ही सिल्वर लाइनिंग थी, वो जो थी 21,800, सिर्फ यही एक बचा है। आपने कल 50 दिन के एवरेज के नीचे क्लोज किया, कल आपने 6% का ओपन इंटरेस्ट शेडिंग की, अनवाइंडिंग का प्रेशर निफ्टी पे क्लियरली दिखा। टाटा, रिलायंस और भी कई ऐसे शेयर्स थे जो मेजर कंपोनेंट थे, वो कल डेज लो पे जाके बंद हुए। तो फिर किस चीज़ की खुशी? किसी भी चीज़ की खुशी नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ की खुशी है कि पुट कॉल रेशियो अभी भी हमारे फेवर में खड़ा है और हमने कल 21,800 को बचा लिया। आज किसी तरह से हमको गैप मिल रहा है। ये गैप की कितनी इंपॉर्टेंस है मेरे को अभी नहीं मालूम, ये मेरे को नहीं लगता है गैप बहुत बड़ा आपके लिए फेवरेबल है। हाँ, लेकिन कम से कम आपको पहले 10 से 15 मिनट ये रिलीफ दिलवाने का काम करेगा, जल्दी 21,800 ब्रेक नहीं करेगा। पोजीशन आपने ले रखी है तो होल्ड करके रखें। आपको 10-15% से ज़्यादा पोजीशन बनवाई नहीं थी। अभिषेक, आपको सुन के याद हो गया होगा, अब तो हम बार बार बोलते एवरेज मत करो, अभी रुक जाओ,
थोड़ा शांति से काम करो, बाजार को सेटल हो जाने दो, कहीं मार्केट नहीं भागा जा रहा और ये बाजार के टफ डेज चल रहे हैं। रिवॉर्ड मिलेगा आगे जाके, अभी रिवॉर्ड की उम्मीद मत करो और जल्दी जल्दी सोच के हिसाब से मत आओ। बाजार को ठीक होने के लिए भी समय चाहिए अभी, और थोड़ा समय लंबा भी लग सकता है इस बार। तो आप थोड़ा शांति रखो, 21,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखो। अगर 21,800 टूटता है तो ट्रस्ट में हम 21,500 के रास्ते भी खोल सकते हैं। तो आपको कोई जल्दी नहीं करनी है, फिर आप 21,500 पे वापस आना, 200-250 पॉइंट जाने देना, और अगर जाता है तो बाजार नीचे, ठीक। तो आप 21,800 का पहला स्टॉप लॉस लगा के रखो। पोजीशंस को एवरेज मत करो, ज़्यादा होल्ड मत करो, 20% सारा इंडेक्स में पोजीशन होनी नहीं चाहिए। आपका मैं टारगेट भी बता देता हूँ, वो है 22,000 पहला, 22,200 दूसरा। ठीक है, ये तो लॉन्ग वाले के लिए पोजीशन होगी, लेकिन डिम्पी जैसे कि आप कह रहे हैं कि 21,800 टूटा तो सीधे 21,500 की तरफ शायद बाजार मूव होता दिखेगा, और ओपन इंटरेस्ट के आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जो शॉर्ट करके गए हैं, ठीक है, गैप के साथ खुला था बाजार, थोड़े थोड़े पैसे उनके जरूर बने होंगे, वो क्या करें? 21,800 पर उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए शॉर्ट वालों की? देखिए, दोनों ही कंडीशन में, या शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, पहली बात तो आप ये नियम बना लीजिएगा, 20% से ज़्यादा की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की केसेस में। अब एक और पॉइंट है, देखिए लेवल्स के टूटने के बाद स्वाभाविक है बाजार का नीचे जाना और होगा, और कल हमने 50 दिन के एवरेज के नीचे क्लोज भी किया है, तो सिंबॉलिकली और टेक्निकली तो हमको इसको शॉर्ट ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपका ऑप्शंस का भी सपोर्ट होता है, जैसे 21,800 में आपको नोटिस करवा रहा हूँ 2-4 दिनों से। अब आप 21,800 के नीचे जाएंगे तो और ड्रैग होंगे। जिनके पास भी शॉर्ट पोजीशंस हैं, मान लो उन्हें 10%, 20%, 30% भी कर रखी है, पहली बात तो टाइमली प्रॉफिट बुक करते चले, क्योंकि उनको भगवान उनके सुन रहा है और उनके साथ खड़ा हो रहा है और उनको प्रॉफिट दे रहा है, तो आप बुक द प्रॉफिट भी करो, जरूर करो ये बात। दूसरा पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि 21,800 टूटेगा और आपका भी यही मानना है कि हाँ और ड्रैग होगा मार्केट, तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे? आप 850 का स्टॉप लॉस लगाना, 21,850 का स्टॉप लॉस लगाना, और फिर ट्रेल करते जाओ। हो सकता है 21,500 भी आपको दिख जाए दर्शन। लेकिन क्या आप नए शॉर्ट करोगे यहाँ पर आके? तो उसके लिए मैं थोड़ा मना करूंगा। आपको इस जगह पर आके नए शॉर्ट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट्स वालों के लिए थोड़ा हाथ से निकल चुका है, मैं ये बात बोल सकता हूँ। लेकिन जिनके पास पुराने पड़े हैं वो ज़रूर कैरी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लगाएं। आया हुआ पैसा अगर चला गया ना तो आपको भी बहुत दुख होगा। ठीक है, तो लॉन्ग की शॉर्ट की ये रणनीति आपके लिए होगी। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक पर, क्योंकि निफ्टी बैंक को भी कल हमने देखा कि वहां पर करीब करीब 228 अंकों के आसपास की कमजोरी रही। हालांकि निफ्टी के मुकाबले कमजोरी आधी रही। यहां पर डिम्पी लॉन्ग वाले क्या करें? 46,400 के नीचे कल हमने क्लोजिंग देखी है। एक लाइन बोल के आपने मेरा आधा काम कंप्लीट कर दिया कि हाँ, कल बैंक निफ्टी के मुकाबले कम कमजोर था, और ये दोनों चीज़ों से ठीक था। पहला, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी ठीक था। कल इसके अंदर जो शॉर्टिंग हुई भी है ना, वो बेहद हल्के हाथ से हुई अभिषेक, वो करीब 1% का भी ओवाई एडिशन नहीं था। यानी कि जो शॉर्ट करने वाले आ रहे थे उनका मन ही नहीं बैठ रहा था कि मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूं, उनका ज़्यादा मन निफ्टी के अंदर था, और अब बार बार निफ्टी के अंदर ही पोजीशंस को शॉर्ट में देख रहे थे। कल बैंक निफ्टी में ज़्यादा होल्डिंग, ज़्यादा बड़ी शॉर्टिंग नहीं हुई है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के पास अभी भी इतने दो क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज हैं। पहला 46,300 जो मैंने आपको कल परसों में भी नोटिस करवाया हुआ है, और दूसरा 40,000 का सपोर्ट एरिया है। आप देखो निफ्टी बिल्कुल अपने मुआयने पर आ गया 21,800 के, लेकिन बैंक निफ्टी के पास अभी भी 350 पॉइंट का गैप है। और एक और चीज मैं आपको जो पहले से नोटिस करा रहा हूं, वो है डाइवर्जेंस। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर डाइवर्जेंस है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी पहले भी नहीं चला हुआ था, ये तो पहले भी कमजोर था, इसलिए आप जो गिरावट भी देखते हो ना बैंक निफ्टी के अंदर कम देखते हो। और कल ऐसा नहीं था कि कल HDFC टूट नहीं रहा था, कल HDFC भी कमजोर ही था, कल और बैंक भी कमजोर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी परसेंटेज काफी कम थी, इसलिए बैंक निफ्टी का इंडेक्स अपने आप में बचाने में कामयाब हो गया। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से टाइट स्टॉप लॉस 46,000 का लगा के रखें, और 46,500 पे थोड़ा और तेज कर जाएगा बाजार अपने आप को, और 46,800 आपका पहला टारगेट और 47,000 आपका दूसरा टारगेट है। आई रिपीट, 46,500 के ऊपर और दम आएगा, 46,800 आपका पहला टारगेट, 47,000 आपका दूसरा टारगेट है। ये सीरीज का है, लेकिन आपको अगर टारगेट में खुशी है ना तो स्टॉप लॉस में भी गंभीरता रखिएगा और इसको निर्दयी होकर काटिएगा। पहला स्टॉप लॉस है 46,000 का ही, यही आपका अंतिम और फाइनल स्टॉप लॉस है। अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो फिर बाजार थोड़ी और प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए बी अवेयर, सावधान। ठीक है, सावधान रहना है आपको निफ्टी बैंक में। लेकिन अगर शॉर्ट की जिनकी रणनीति है, हम जो कह सकते हैं कि शॉर्ट के जो समझदार ट्रेडर हैं, क्योंकि पिछले 8 सत्र में ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट निफ्टी बैंक नीचे आया है, क्या अब ये समय आ गया है कि आप थोड़े सतर्क हो जाएं? वो
देखिए, जिस समय आप 1600 पॉइंट की बात बोल रहे हैं उस समय कंफर्ट लेवल काफ़ी था शॉर्ट करने का, लेकिन इस जगह पर कंफर्ट लेवल नहीं। आप खुद ही बोल रहे हैं कि 1600 पॉइंट नीचे आया, तो 1600 पॉइंट कोई अगर इंडाइसिस नीचे आ रहा है कि आपको शॉर्ट करने के मौके अभी भी ढूंढने चाहिए। हाँ, ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर और क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कल भी आपको नोटिस कराया था, आज भी आपको नोटिस कराता हूँ, 46,000 के या तो नीचे शॉर्ट करो या तो फिर इसको जाने दो 47,000 के आसपास। वहाँ जाके वापस से जब फटीक आएगा, थकावट आएगी, फिर हम शॉर्ट करेंगे। ये जो रेंज है 46,000, 46,300, 200 वाली रेंज, ये रेंज बाय जोन है। अभिषेक, आप 3-4 दिन से मैं यही आपको नोटिस कर रहा हूँ, इट्स अ बाय जोन। यहाँ पे शॉर्ट करना उतनी समझदारी नहीं। अगर आप शॉर्ट कर भी रहे हैं तो क्या पा रहे हैं आप? कल कुछ भी नहीं मिला आपको। एथिकली देखा जाए तो 100-150 पॉइंट तो बैंक निफ्टी गैप के साथ ही खुला था, सिर्फ 30-40 पॉइंट आपने कमाए। क्या आप 45,000 के इंडेक्स को 30 पॉइंट के लिए आओगे कमाने के लिए? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा खराब ठीक है, बाय के हिसाब से है। यहाँ पर अभी आप शॉर्ट करने से थोड़ा बचें, और मेरा तो ये मानना है कि टाइट स्टॉप लॉस रखो, एवरेज मत करो, शांति से सिर्फ बैठे रहो। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पहले सेटल तो हो जाने दो। कोई एक हीरो तो बन के आए सामने बाजार को बचाने के लिए, फिर आप बाय करना ना। आपको किसने मना किया है? और शॉर्ट्स वालों को सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। उनके हाथ में इस समय बाजी है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपने पैसे को सुनिश्चित कर ले कि मेरे अकाउंट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर बिल्कुल पक्की आपकी रणनीति हो गई। और सृष्टि के पास चलेंगे, वो आपके गेस्ट से परिचय करा देंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अब एफएनओ में बैन वाले शेयर कौन से हैं। कल 12 शेयरों की लिस्ट थी और आज जो लिस्ट है कम हो गई है 9 शेयरों की। जो बाहर आए हैं शेयर, आदित्य बिरला फैशन रिटेल है, मणप्पुरम है, नाल्को, टाटा केमिकल, ये बाहर आ गए एफएनओ बैन से। जो एडिशन हुआ है वो हुआ इंडस टावर का। कल हमने इंडस टावर में कमजोरी भी देखी थी 5% के आसपास की। 9 शेयर जो इस वक्त बैन में है इंडस टावर समेत, वो है बलरामपुर चीनी, बीएचईएल, बायोकॉन, हिंद कॉपर, पिरामल एंटरप्राइजेज, आरबीएल बैंक, सेल और जी एंटरप्राइजेज। और इंडस टावर की एंट्री हो गई है। ये शेयर हैं एफएनओ की बैन लिस्ट में। सृष्टि, ओवर टू यू। ये तो चलिए हो गई इंडेक्स की बात, और साथ ही आपको बता दिए गए ढेर सारे स्टॉक्स जो कि फिलहाल अभी बैन लिस्ट में बने हुए हैं। पर अब अपने मेहमानों के पास चलते हैं और समझते हैं क्या होनी चाहिए आज की रणनीति, कौन से लेवल्स पे वो ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही उनकी ओपनिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं, मार्केट खुलने से पहले कौन से स्टॉक्स पे है उनकी नज़र। स्वागत करना चाहेंगे संतोष मीना, राहुल घोष और साथ ही सोनी पटनायक का। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड सोनी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आज गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है और पिछले कई दिनों से आपका एक कॉशियस स्टैंस ज़रूर था, पर क्या इन स्तरों पे आपको लगता है कि थोड़ी सी बिकवाली जो है अब वो कम होती हुई नजर आएगी? और आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या रणनीति है आपके पास? जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, अभिषेक जी, डिम्पल जी, सारे दर्शकों को एंड पैनलिस्ट को भी। यहाँ पे हम देखेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक मैं काफी टाइम से कॉशियस स्टैंस ले रही थी। जब से 22,200 का एक लेवल ब्रेक हुआ था, तब से एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत आ गया था मेरे लिस्ट में। अभी जो मुझे लग रहा है कि ये अभी मोस्ट लाइकली एक सेल ऑन राइज मार्केट बनते जाएगा। एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन पे अगर हम देखेंगे तो 47% लॉन्ग से घट के अभी वो 32-33% पे आ गए हैं। और ये जो सीरीज की शुरुआत हुई थी वो करीबन 33 और 31% सपोर्ट से हुआ था। सो यहाँ पे एक मौका है कि अगर रुक सकता है तो इस लेवल पे रुकना चाहिए। बट अगर यहाँ से और फ्रेश शॉर्ट्स बनते जाते हैं और लॉन्ग्स का जो पोजीशन 31% से कम होते जाता है, सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी करेक्टिव मोड पे मार्केट जा सकता है। सो निफ्टी में करंट व्यू जो बनता है, हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी 22,000 की कॉल में आ गया है 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। सो यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का व्यू बनता है। अगर आज हल्की से भी गैप अप आपको नजर आता है 21,900 21,950 के रेंज में, तो उस लेवल पे एक बार सेल करना चाहिए। 22,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 21,700 और 21,600 का आपका यहाँ पे टारगेट बनेगा। सो सेल ऑन राइज बनते जा रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी 46,000 का एक सपोर्ट है। अगर 46,000 सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ही वहां पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स 45,400 45,200 के लेवल पे। सो बैंक निफ्टी अभी के लिए अवॉइड कीजिए। अगर 46,000 सपोर्ट ब्रीच होता है तो ही आप सेल कीजिए। रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का 47,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर 47,000 को क्रॉस नहीं कर पाता है, वर्स्ट केस पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है बैंक निफ्टी। बट यहाँ पे एक बार इंतजार करना चाहिए। 46,000 सपोर्ट ब्रीच होते ही आप वहां पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। सो दोनों इंडिसेस में निफ्टी का सेल ऑन राइज व्यू काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे।
ओके, तो क्लियरली डेटा पॉइंट्स जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये हैं कि निफ्टी में वीकनेस और गहरा आ सकती है। 22,000 22,050 एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन है। बैंक निफ्टी क्योंकि कल थोड़ा मजबूत था, वहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल ना ढूंढें। अगर यहाँ से और वीकनेस आती है, लेवल्स ब्रीच करता है, तो ही बैंक निफ्टी में गिरावट के मौके ढूंढें। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सबसे अपनी कॉल्स जानते हैं। सबसे पहले संतोष, आप बताइए आज के लिए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे? Yes, first of all, good morning everyone. Good morning. So yes, definitely market structure weak है, स्पेशली निफ्टी का और ब्रॉडर मार्केट का। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेजिलियंस शो कर रहा है, लेकिन पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया। नॉर्मली इस लेवल के आसपास आता है तो टेम्पररी बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो शॉर्टिंग थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, तो मैंने ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया जहाँ थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहाँ अगर कोई बाउंस बैक आता है तो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला मेरा स्टॉक रहेगा टोरेंट पावर। कल के सेशन में भी इसने डेज हाई पे क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास बंद हुआ। स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है और एक कल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 1340 का टारगेट रहेगा, 1220 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। इस स्टॉक में एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हमने देखा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलने की तैयारी में है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 650 का टारगेट रहेगा, 620 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो दो शेयर ये संतोष जी की तरफ से। अब चलेंगे राहुल जी के पास। राहुल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर कौन से हैं सर? आप कहां पर खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो लेवल्स स्पेसिफिकली अगर पहले बात करें तो डिम्पी के लेवल्स एब्सोल्युटली बैंग ऑन है। मैं जस्ट थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि 22,000 के ऊपर अगर दो क्लोजिंग मिलता है तब लॉन्ग एक बेटर पोजीशन रहेगा। दोनों लॉन्ग ट्रेड्स हैं मेरे, एक छोटे कैवियट के साथ कि एक छोटा सा अपमूव 1% के बाद लॉन्ग कीजिएगा। पहला एस्ट्रल है, 1950 के आसपास चल रहा है, 1970 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1900 और टारगेट होगा 2070। दूसरा लॉन्ग है विप्रो पे, 500 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 480 एंड टारगेट होगा 528। ठीक है, विप्रो 500 रुपए के ऊपर खरीदना है, ये कंडीशनल कॉल है, ये आप ध्यान रखिएगा। 530 रुपए का टारगेट इसमें है और 480 रुपए का स्टॉप लॉस विप्रो के लिए। और दूसरा जो शेयर है वो है एस्ट्रल का, वहां पर भी खरीदारी की सलाह है राहुल जी की तरफ से। सोनी, अब आपके शेयरों पर आएंगे। आपका कहाँ कन्विक्शन है? आपने क्या चूज किया है आज के सत्र के लिए? ये अभिषेक जी, मेरा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच है, सो बैलेंस्ड रहेगा। एक बाई एक सेल का आइडिया है। सेल का आइडिया है यहाँ पे औरो फार्मा फ्यूचर्स पे आप सेल कर सकते हैं करंट लेवल पे। हल्की से अगर आपको राइज नजर आता है टुवर्ड्स 1000 फ्यूचर्स में, आप वहां तक भी सेल कर सकते हैं। 1030 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट रहेगा 960 950। और फार्मा में हमने देखा है कि 100 ईएमए को ब्रेक किया है, उसके नीचे क्लोज भी दिया है। ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी आया था 3-4 दिन पहले, थोड़ा सा वहां से बाउंस किया था टुवर्ड्स 1020 1025 का हाई मारा था, बट 1030 के ऊपर अनसक्सेसफुल रहा निकालने के लिए। सो वो एक रेजिस्टेंस बनते जा रहा है। और कल की गिरावट में भी हमने देखा है कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स भी बन रहे हैं और ब्रेकडाउन दोबारा आ रहा है। सो यहाँ पे और फार्मा का एक सेल व्यू बन रहा है, इसीलिए एक सेल है। दूसरा बाई का स्टॉक है बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो में कल हमने देखा है कि काफी अच्छे से लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस बने हैं। डिलीवरी भी काफी अग्रेसिव हुआ है, वहां पे परसेंटेज काफी हाई है फॉर डिलीवरी वॉल्यूम्स। सो बजाज ऑटो यहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट का एक स्ट्रेंथ वाला स्टॉक नजर आ रहा है। करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। हल्की सी अगर आपको डिक्लाइन नजर आता है टुवर्ड्स 8600, आप वहां तक भी बाय कर सकते हैं। 8500 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बहुत अग्रेसिव पुट राइटिंग है। 8500 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट यहाँ पे रहेगा 8900 8940। जो ऑटो खरीदना है 8,900 8,940 के टारगेट, 8,500 का स्टॉप लॉस। और अरविंदो फार्मा में सेल की रणनीति है। कल हमने देखा था कि बाजार में जो बाजार को नीचे खींचने वाले जो सेगमेंट थे उसमें फार्मा भी था। कल हमने देखा था कि फार्मा काउंटर्स में डॉक्टर रेड्डीज या सिप्ला यहाँ पर कमजोरी थी, 2 से 3 3.5% के आसपास तक की। अरविंदो फार्मा के शेयर में भी कमजोरी थी और ये कमजोरी अभी और गहराएगी। 960 और 950 रुपए के टारगेट हैं सोनी जी की तरफ से। 1030 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, वहां तक अगर पहुंच जाता है शेयर, सौदा अपना काट दीजिएगा। तो ये सेल की रणनीति सोनी की तरफ से। लेकिन एक
अच्छी खबर आई है जोमेटो की तरफ से, खास तौर से वेजिटेरियन लोगों के लिए। प्योर वेज मोड जोमेटो ने लॉन्च किया है और ख़ास तौर से जो शाकाहारी लोग हैं, जिनको कहीं ना कहीं खाने की हैंडलिंग को लेकर, खाने की कुकिंग को लेकर थोड़ा मन में संदेह होता है, शक होता है, कई बार ऑर्डर नहीं करते हैं, उनके लिए जोमेटो ये सर्विस लेकर आई है, प्योर वेज ऑप्शन। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इनके ज़रा व्यू ले लेते हैं। राहुल, किस तरह से आप देख रहे हैं इस कदम को जोमेटो की? क्या आपके घर में कोई ऐसे वेजिटेरियंस लोग हैं जिनको हिचक होती है जोमेटो से ऑर्डर करने में फूड? अब ये दूर हो गई अब तो। तो ऑन अ पर्सनल लेवल तो ऐसा कोई हिचक है नहीं, बट जनरली जोमेटो की स्टॉक की जी। बात करें तो वंस अगेन एक अप ट्रेंड शुरू होने के लिए तैयार है। लास्ट फरवरी से आप देखिएगा 1 साल के लिए एक एकदम स्टेडी अप ट्रेंड था स्टॉक में, एंड एक छोटा सा करेक्शन हुआ जो बहुत ही हेल्दी माना जाता है, और एक बाय लेवल से फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव स्टार्ट होने के लिए स्टॉक तैयार है। ठीक है, तो काफ़ी डाइवर्जेंट हमने व्यूज़ देखे। कल एक्स पे भी कई सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड आ रहे थे। कंपनी के हेड दीपेंद्र गोयल का भी कहना था कि ये मूव उनको लेकर लिया गया है जो कि हिचकते हैं नॉन वेज और वेज अगर खाना मिक्स हो जाता है उसको मंगवाने से, और साथ ही कई बार पैकेजिंग में भी वो स्मेल रह जाती है जिसके चलते ये मूव लिया गया है। पर उनका ये भी कहना है, आज ही सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं या फिर कुछ और कमेंट्स आते हैं तो वो इस मूव को वापस भी ले सकते हैं, पर देखना होगा कि कैसे होता है। पर जी हाँ, इसको लेकर जोमेटो खबरों में ज़रूर है, और स्टॉक प्राइस पे भी आपको राहुल ने एक रणनीति बता दी कि स्टॉक चलने के लिए तैयार है। पर चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। और आज तो चलिए समझ लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स रहेंगे खबरों के दम पे फोकस में, कहाँ पे रहेगी नज़र। अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये पूरी लिस्ट तैयार करके। अशेषा, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे है खबर? हाय सृष्टि, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जीपीटी हेल्थ केयर की बात करते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे। काफ़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा। रेवेन्यूज़ में करीब 3% का ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन मार्जिन स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। तो नतीजों के दम पर जीपीटी हेल्थ केयर, जो एक रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है, उस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की भी बात करते हैं, जहां प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। ओएफएस के द्वारा ये स्टेक डाइल्यूशन किया जाएगा। नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ये ओएफएस कल खुला था और डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते अब प्रमोटर्स ने ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है और टोटल 11.5% स्टेक प्रमोटर एंटिटी बेचेगी। तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आज भी फोकस में रहेगा। याद रखें, रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ओएफएस आज खुला रहेगा। इसके अलावा गुजरात गैस की बात करते हैं तो एशिया एलएनजी प्राइसेस में करीब 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले एक महीने में। याद रखिए, ये कि रॉ मटेरियल होता है कंपनी के लिए, तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ईदर वॉल्यूम्स और मार्जिन्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो यूबीएस ने इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट के साथ कुछ बातचीत की और उसके चलते कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आई है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनका फोकस रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूव करने पर और मार्केट शेयर एक्सपेंशन पर रहेगा। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का उन्होंने टारगेट दिया है 4.2 से 4.3% के रेंज में नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स रहेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री है। इंडसइंड बैंक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा एलटी फूड्स की बात करते हैं। कल एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी ट्रेडिंग सेशन में। अबकस एसेट मैनेजर्स ने करीब 35 लाख शेयर्स खरीदे हैं ट्रांजैक्शन ब्लॉक डील के द्वारा। तो एलटी फूड्स पर भी आज फोकस रहेगा। इसके अलावा शक्ति पंप्स की बात करते हैं तो कुछ फंड रेजिंग प्लान्स आते हुए नजर आए, जहां कंपनी क्यूआईपी के द्वारा 200 करोड़ फंड रेज करना चाहती है। फ्लोर प्राइस फिक्स किया गया है 1272 रुपीज़ प्रति शेयर पर। तो फंड रेजिंग के चलते शक्ति पंप्स पर अपनी नज़र रखें। और लास्ट में अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं तो याद रखिए, लास्ट ईयर नवंबर ने अल्ट्राटेक सीमेंट ने अनाउंस किया था कि केशोराम इंडस्ट्रीज़ को अक्वायर करेगा, और अब फाइनली सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल आ गया है ये एक्विजिशन के लिए। तो इसके चलते दोनों ही स्टॉक्स अल्ट्राटेक सीमेंट और केशोराम इंडस्ट्रीज़ पर अपनी नज़र रखें।
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा। पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे खबरें आई हैं, इन पे हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी करेंगे। एलटी फूड्स भी एक काउंटर है जिस पे राय लेंगे, जहां पे अबैकस एसेट मैनेजमेंट ने शेयर्स खरीदे हैं, तो जानेंगे क्या रह सकती है आज के लिए स्टॉक की चाल। पर चलिए अब समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पे आई है रिपोर्ट, और ये पूरी लिस्ट लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग सृष्टि। आज सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट काफ़ी सारी आ रही हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस से। सर्विसेज पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि आगे मांग में बढ़ोतरी होने की संभावना है, मार्केट बड़ा और आकर्षक लग रहा है और इसमें इस पूरे स्पेस में साइंट उनको काफ़ी पसंद है। अगर प्रेफरेंस के ऑर्डर में देखेंगे तो साइंट पसंद है, उसके बाद एल&टी टेक, परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक जैसे स्टॉक्स पर उनका व्यू निकल कर आया है। साइंट पर ओवरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य 2,600 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। वहीं टाटा टेक पर अंडरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य 800 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं स्टॉक पर। अब आते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, और यहाँ पर नोमेरो की रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि रिफाइनिंग आउटलुक काफ़ी बेहतर बना हुआ है। 2025 में मार्केटिंग मार्जिन सामान्य रहेगा और कंपनियों को लेकर सभी चिंताएं दूर हो चुकी है। अब इसमें बीपीसीएल पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य 735 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। एचपीसीएल पर 570 रुपये प्रति शेयर और आईओसीएल में 195 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं ईएमएस सेक्टर पर। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, और यहाँ पर सिरमा और कैंस के मार्जिन में बढ़त देखने की संभावना है। FY24 से 26 में घरेलू इंडस्ट्रीज में 35% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। गुजरात गैस पर सिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि वो बिकवाली की राय देख रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 450 रुपये प्रति शेयर का। आर काबेल पर सिटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि खरीदारी की राय है, लक्ष्य 728 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। और आखिर में यूबीएस की रिपोर्ट आई है आइशर मोटर्स पर, रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की दी है, लक्ष्य 4,300 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं कंपनी पर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा पूरी लिस्ट के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि कौन से हैं वो बड़े ट्रिगर्स, क्या रह सकती है बाजार की चाल आज के लिए और छोटी अवधि में कहाँ पे रखें आप नज़र। हमारे अगले सेगमेंट का रुख करेंगे निकुंज की नज़र। तो हमारे साथ ईटी नाउ के एडिटर इन चीफ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया जी जुड़ चुके हैं। निकुंज, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक अच्छी मॉर्निंग की स्टार्ट का अंदेशा दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, और साथ ही यूएस फेड की बैठक भी है। सर, कैसे देख रहे हैं आज की चाल? क्या अब जो सेलिंग है थोड़ा सा लग रहा है कि अब थमनी चाहिए, या फिर अभी भी थोड़ा सा माहौल खराब है? देखिए, आप ग्लोबल मार्केट्स को इस साल भयंकर रूप से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं जापानीज़ मार्केट देख रहा था, अभी इस साल के अंदर 3 महीनों के अंदर जापानीज़ निक्केई इज़ अप 12%। नैस्डैक जो कि परफॉर्मिंग मार्केट है, जहाँ पर टेक के स्टॉक्स हैं, इंडिया और नैस्डैक को हम पूरे 2023 में कंपेयर कर रहे थे, वहाँ पर 8% का उछाल है। और निफ्टी ने लगभग 2024 के सारे गेंस ख़त्म कर दिए हैं, और स्मॉल और मिड कैप में तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ। मेरा ये व्यू था कि भाई स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में करेक्शन आने वाला है, जो आ गया। मेरा ये व्यू था कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, वह भी ठीक बैठ रहा है। और मेरा यह भी मानना है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो 60-70% करेक्शन है वह ख़त्म हो चुका है। मगर करेक्शन ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर तेज़ी बरकरार होगी। देखिए, नीचे आना और नीचे आने के बाद ऊपर उठना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जस्ट बिकॉज द करेक्शन इज ओवर दैट डज नॉट मीन वी आर इन फॉर अ वी शेप रैली। मेरा मानना है कि जो मैं पहले भी बोल रहा था, अभी भी आई विल स्टिक माई नेक आउट एंड मेंटेन दैट व्यू एज ऑफ टुडे, कि 20% ऑफ द स्टॉक्स इन 2023 इन द मिड एंड द स्मॉल कैप स्टॉक्स दे डिड नॉट गो अप। 100 में से 80% शेयर ऊपर गए थे, 20% नीचे गए थे। इस साल मुझे लगता है कि 80% स्टॉक्स जो रहेंगे वो नीचे की साइड रहेंगे और 20% स्टॉक्स ऊपर रहेंगे। तो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर वो जो छोटा सा स्टॉक स्पेसिफिक पूल है, आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि बुल मार्केट ख़त्म नहीं है। बुल मार्केट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ईजी पार्ट ऑफ द बुल मार्केट, दूसरा होता है डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द बुल मार्केट। तो बुल मार्केट का ईजी पार्ट है वह ख़त्म हो चुका है, बुल मार्केट का डिफिकल्ट पार्ट है अब वो चालू हो चुका है।
जो समस्या है जो किसी ने एंटिसिपेट नहीं करी थी वो ये है कि भाई लार्ज कैप स्टॉक्स अचानक क्यों जैम से हो रहे हैं, क्यों एक डाउनवर्ड बायस में आ चुके। इसका कारण है ब्लॉक डील्स। 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का प्रमोटर ब्लॉक आया है। बिगनिंग ऑफ द ईयर में कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि बैट की स्टेक सेल आएगी, कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि टीसीएस के अंदर स्टेक सेल आएगी, कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा ब्लॉक इंडिगो का आएगा। 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपया जब किसी भी मार्केट में अचानक 4 या 5 ब्लॉक डील्स में निकल जाता है तो जाहिर सी बात है उसका फ्लोज पर इम्पैक्ट आएगा, और शायद वो फ्लोज जो हैं वह अभी आने में समय लगेगा। तो मार्केट लार्ज कैप में ठीक हो जाएगा और ठीक है, मगर तकनीकी फैक्टर्स की वजह से, फ्लो इम्बैलेंसिंग की वजह से मुझे लगता है कि जब फ्लोज वापस आके नॉर्मलाइज होंगे उसमें थोड़ा समय लग सकता है। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। आपने 3 बातें इंपॉर्टेंट बताई अपने इस पॉइंट के अंदर। पहला, एक तो बुल रन का डिफिकल्ट फेज चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इस साल 20% स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, 80% के शायद उतना पैसा नहीं बनेगा। तीसरा, आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े फ्रंटलाइन शेयर्स हैं वो ब्लॉक डील की वजह से थोड़ा लिक्विडिटी को हिट कर रहे हैं, देख रहे हैं अपना। सर, मैं इसी में से ना 3 चीज़ों में से एक चीज़ उठा लेता हूँ जो आपने बताया कि 20% स्टॉक्स थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, इनमें अभी भी काफ़ी दम है। वो सेगमेंट या वो शेयर अगर आपने आइडेंटिफाई कर रखे हो उसमें से 1-2 भी मिलेंगे तो फिर काम बन जाएगा। आप जरा हिंट कर सकते हैं या बता सकते हैं? टिप्पी, देखिए आपको ये देखना है कि कहाँ पर ग्रोथ और वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन अच्छा है। ग्रोथ का कॉम्बिनेशन इस समय भारत में कई सेक्टर्स में अच्छा दिख रहा है, भले वो बैंकिंग हो, एनर्जी ट्रांसमिशन हो, ईवी हो। ग्रोथ इस समय यूनिवर्सल है। कुछ 80% ऑफ द सेक्टर्स हैव अ बेटर आउटलुक फॉर 2024 देन 2023, मगर वहाँ पर वैल्यूएशन को लेकर के मुझे लगता है कि आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो इस प्रश्न को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कहाँ पर नियर टर्म में मुझे लगता है और कहाँ पर मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रहेगी। नियर टर्म में मुझे लगता है कि बिकॉज इलेक्शन डेट्स आ चुकी हैं और क्योंकि जो माहौल रहेगा वह पॉलिसी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, बीजेपी का मैनिफेस्टो, इन बातों पे शेयर बाज़ार का ध्यान रहेगा। तो जाहिर सी बात है जब उन चीज़ों पे मार्केट का ध्यान रहेगा तो थीम्स कौन से हैं? डिफेंस टू सम एक्सटेंट, एनर्जी ट्रांसमिशन टू सम एक्सटेंट, टेक्निकल एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। इन क्षेत्रों में आपको नज़र रखनी चाहिए। फिर हम आते हैं मीडियम टर्म में। मीडियम टर्म में मुझे लगता है बैंक्स विल कम बैक। मीडियम टर्म में मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग विल ओनली बिकम बिगर। मीडियम टर्म में मुझे लगता है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी ठीक ठाक चलेंगे। मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि आपको एनर्जी ट्रांसमिशन की और नई कंपनियाँ देखने को मिलेंगी। तो शॉर्ट टर्म में आपको गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, एक्साइटमेंट अबाउट गवर्नमेंट मैनिफेस्टो, उस पर ध्यान दीजिए। एक क्षेत्र की बात करते हैं, क्रूड पे नज़र रखिए। मुझे नहीं लगता कि क्रूड के अंदर जो उछाल आया वह परमानेंट है। तो क्रूड में अगर उछाल परमानेंट नहीं है तो ओएमसीज में जो गिरावट आई थी वह भी परमानेंट नहीं हो सकती है, बिकॉज वो स्टॉक्स अभी सस्ते हैं। तो अगर थीम की आप बात कर रहे हैं तो कुछ आने वाले समय के लिए मुझे लगता है ओएमसी स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिए। कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इलेक्शन की डेट आ चुकी हैं, तो प्राइस कट्स नहीं आएंगे। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। मुझे तो क्रूड पर ही आपसे पूछना था और ये समझना था कि क्या क्रूड को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि कल हमने कंजम्पशन वाले शेयरों में भी कल हमने गिरावट देखी, थोड़े लिंकेजेस उनके भी हैं। $87 का भाव है, क्या टेंशन लेना है या नहीं लेना है? देखिए लॉन्ग टर्म में अभिषेक हम देख रहे हैं कि क्रूड के अंदर जो बड़ा उछाल आता है वह सप्लाई डिस्ट्रप्शन से आता है, और अभी लग नहीं रहा है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगी। देखिए क्रूड में 2 पार्ट्स हैं। अगर आप प्रोडक्शन की बात देखें, ओपेक और नॉन ओपेक। ओपेक जो है उसके अंदर सऊदी अरेबिया है और नॉन ओपेक में रशिया है। ये दोनों चाहते हैं कि क्रूड के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाए। वर्ल्ड इकोनॉमी इस समय इतनी शार्प नहीं है कि $100 क्रूड को डाइजेस्ट कर सके। तो जो क्रूड का प्राइस 70 से 75 या 75 से 80 या 70 से 80 का जो बैंड है वो एक स्वीट स्पॉट बोलते हैं। मुझे लगता है स्वीट स्पॉट के अंदर ही क्रूड रहेगा। टेम्प्रेरी डिस्ट्रप्शंस होती हैं, टेम्प्रेरी न्यूज़ की वजह से एफएनओ के अंदर हम देखते हैं अप एंड डाउन होता है, तो वो तो होता रहेगा। मगर इस समय ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, स्पेशली ओपेक एंड नॉन ओपेक, उन्होंने थोड़े दिन पहले देखिए प्राइस कट करा था क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है। तो अगर क्रूड $100 हो गया, $110 हो गया, फॉरगेट व्हाट हैपेंस टू इंडिया। मुझे लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ सकता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ग्लोबल
इकोनॉमी रिसेशन आए जिससे कि ऑयल की डिमांड कम हो जाए, मेरा ये मानना है। तो मुझे नहीं लगता क्रूड को लेकर के इस समय बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ओके, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निकुंज सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और ढेर सारे स्टॉक्स पे भी बात करने के लिए। तो ओएमसीज खास तौर से एक सेगमेंट निकल कर आ रहा है जहां पे रखनी है नजर। ऐसे क्रिटिकल जोन के अंदर है जहां पे थोड़ा सा समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या किया जा सकता है। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले सोनी पटनायक ने बताया कि अगर पुल बैक मिला तो आज से ही शुरू होगा, नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ भी सकती है। खैर, मेरे साथ संजीव भसीन साहब भी जुड़ चुके हैं, एक बार इस समय उनका भी स्वागत करके फटाफट उनसे भी टेक ले लेते हैं। संजीव सर नमस्ते। पहले तो मैं आपसे यही बात पूछूंगा कि बाजार के अंदर आपको क्या और गिरावट लगती है? ऑलरेडी आपने थोड़ा हिंट किया था कि मिड ऑफ दिस मार्च या फिर सेकंड ऑफ द मार्च थोड़ा प्रेशर रहेगा। ये प्रेशर लेकिन वापस से बाय के लिए ही होगा और फिर से हम नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे। पहले थोड़ा इसके बारे में गाइडेंस दे दीजिए कि आपको बाजार के अंदर और अभी कितनी गिरावट या और कितना पैनिक लगता है सर, फिर मैं स्टॉक्स पे आऊँगा। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, अभिषेक और सृष्टि को। तो देखिए 8वां दिन हो गया डिक्लाइन का, करेक्शन का, और बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड 7वें दिन करेक्शन किया है। आई थिंक कैपिचुलेशन हो गया है। देखिए मिड कैप में आपको पता है सेबी डिक्टेट, म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर, कुछ लोगों की प्रॉफिट बुकिंग, कुछ थोड़ा सी घबराहट, ये सब लक्ष्य होते हैं। ये सब जो पिक्चर होती है ये कैपिचुलेशन बताती है। मुझे लगता है आज कल वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से मुझे अगर मैं सेंसेक्स पे कहूं तो 71,950 के नीचे ये मार्केट नहीं गया क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर नहीं भी जाएगा तो मेरे को पक्का है कि 73,000-74,000 वापस आएगा। निफ्टी के लिए आई थिंक 21,750, 21,800 बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, और वापस 22,300, 22,400 ये टेक्निकली मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल एक इवेंट है, फिर एक्सपायरी है। मैं कह रहा हूं डिम्पी जी, होली के बाद वापस तेजी है, और 8-9 अप्रैल तक आपको न्यू हाई के पास जरूर आएगा। इस बारी इंडेक्स आपको चलाएगा बाजार को, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जैसे आएगा तो आपके मिड कैप भी चलेंगे। मिड कैप में ब्लड लेटिंग जितनी होनी थी उसमें से काफी कुछ हो चुका है। अब आपको अपना एंटे अप करना है, कहाँ अच्छे शेयर्स आपको मिल रहे हैं वो लेने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपके साथ है अगर आप उसका इस्तेमाल कर सके। वसीम साहब ठीक है, फिर आज के लिए बताइए कि आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है? अभिषेक जी कल का भी बता दूं, देखिए कल मैंने तीनों बाय कॉल दिए थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तीनों में से देखिए ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस पे आ गए थे। आरईसी का स्टॉप लॉस था 424.25, वो 25 पे ही बंद हुआ है फ्यूचर जो था, और पीएफसी भी 365 पे ही बंद हुआ है। तो देखिए वॉलेटिलिटी के दौरान अगर आप रह सके एक दिन, क्योंकि 3% का फॉल सब्सटैंशियल होता है 2-3, मुझे लगता है ओएमसीज पावर फाइनेंसर्स और ओएमसीज में तो यही मौका है लेने का। ये इग्नोरेंस है कि 2 रुपए का प्राइस कट, 2 रुपए का प्राइस कट तो एक मार्जिनल इलेक्शन फेवर है, ये इलेक्शन के बाद वापस प्राइस बढ़ जाएंगी। इस बारी आईओसी एचपी बीपी का रिकॉर्ड मार्जिन आएगा, और अगर आप वेट कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं है। पावर फाइनेंसर्स, आरईसी, पीएफसी और आईओसी एचपीसीएल लेने की चेष्टा कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो स्टॉप लॉस है वो 425 क्लोजिंग बेसिस पे है और 365 पीएफसी का क्लोजिंग बेसिस पे है। इंडिया बुल रियल एस्टेट भी मैंने 118 पे कहा था, मुझे अंदाजा था कि इसमें वॉलेटिलिटी है, लेकिन ये 110 के नीचे क्लोज हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को एक बार निकलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है उस पर ये बेस बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा नजरिया रख सकते हैं, ये 150, 150 का टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन जो मेरा फर्ज है कि अगर मैंने आपको स्टॉप लॉस कहा है और वो ट्रिगर हो गया तो एक्सेप्ट करना है। आज के लिए 3 पिक्स है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी जी बिल्कुल भसीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कल का अपडेट देने के लिए। और आज के कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे बताइए प्लीज। सृष्टि, आज सारे लार्ज कैप बेटर हैं। विप्रो टॉप पिक है। देखिए विप्रो में बहुत बुलिश हूं, और कम से मैं 340, 380, 440। विप्रो इज गोइंग टू बी द आउट परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक। 494, 95 में लीजिए। स्टॉप लॉस 10 रुपए नीचे रखिए, 483, 484 का। लेकिन 525 पहला टारगेट है, और ये 540 का जो प्रीवियस हाई है वहां स्विंग हाई पे जरूर जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। विप्रो इज अ क्वालिटी स्टॉक इन द इंडेक्स टू होल्ड। दूसरा क्वालिटी स्टॉक है कोटक बैंक।
कोटक हैज मेड अ बिग बॉटम। ये 1700 का आप स्टॉप लॉस, मेरे हिसाब से तो 1700 का भाव ही नहीं आएगा, लेकिन 1700 का स्टॉप लॉस आप रखिए। 1705 अगर आपको थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव हुई है, 1825 1850 का टारगेट है, और ये एक आउट परफॉर्मर होएगा बैंक निफ्टी में। और तीसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 154 में इससे अच्छी मौका नहीं है। 190 के बाद 154 155 ये अक्यूमुलेशन वाले पॉइंट्स है। 175 का टारगेट है, 148 का स्टॉप लॉस। यू विल हैव टू इग्नोर द रेटरिक के ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, इससे इनको कोई फर्क नहीं। आईओसी एचपी के जो मैनेजमेंट है, दे हैव बीन ऑन रिकॉर्ड के वी हैव, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, इन फैक्ट वी विल शो मोर एक्रिएशन बिकॉज ऑफ आवर क्रॉस सेलिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की स्टॉक कॉल्स भी देने के लिए। तो 3 नहीं बल्कि और भी स्टॉक्स पे उन्होंने बताया कि जहाँ पे पीएफसी, आरईसी और ओएमसीज पे रखिए खास तौर से नज़र, उससे जुड़े स्टॉप लॉस भी सामने रखे। और आज के लिए जो कॉल्स हैं वहाँ पे विप्रो, आईओसी और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों ही लार्ज कैप स्पेस के काउंटर्स, यहाँ पे बाय रिकमेंडेशंस आती हुई भसीन साहब की तरफ से। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे एक एक करके चर्चा करते हैं कि जितने भी स्टॉक्स पे खबरें आई हैं उन पे क्या होनी चाहिए रणनीति। एक बार आपसे जानना चाहेंगे संतोष, टीसीएस को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि टीसीएस को यूएस के सेंट्रल बैंक से जो उनका प्रोडक्ट है उसके लिए उन्होंने करार किया है कि अब वो जो प्रोडक्ट है वो टीसीएस उनको प्रोवाइड करेगी। पॉजिटिव खबर है इंडीड। और कल देखा था हमने कि ब्लॉक डील के चलते एक प्रेशर में ज़रूर था, बट जिस तरीके की हम देख रहे हैं कि आईटी को लेकर एक्साइटमेंट है, अभी भी भसीन जी की विप्रो पे कॉल आई, क्या आपको लग रहा है कि टीसीएस में भी एक रीबाउंड आएगा, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? ये सस्ती कल की क्लोजिंग थोड़ी सी कमजोर थी, अपने 50 टाइम मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है करीबन 3970 से 50 के बीच में। अगर ये जोन होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो हम एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो 4050 4100 रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। लेकिन इन केस अगर किसी भी वजह से 3950 ब्रेक होता है, जिसकी उम्मीद अभी तो कम लग रही है, तो फिर शायद वीकनेस बढ़ सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी 3950 के स्टॉप लॉस से अगर कोई खरीदारी करना चाहे तो कर सकता है, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ओके, 3950 यहाँ पे ये स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, इस पे आपको रखनी है नज़र। पर आज अगर हम देखें तो फोकस रहेगा गुजरात गैस पे भी, और इसके पहले उस पर हम चर्चा करें। स्वागत करना चाहेंगे अभिषेक जैन का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, और आपसे ही एक बार समझते हैं गुजरात गैस को लेकर क्या राय है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि जो एलएनजी के प्राइजेज हैं एशिया में, उनमें एक बढ़त देखने को मिली है। 22% जो है वहाँ पे एक बढ़त रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर प्राइसेस नहीं बढ़े, क्योंकि प्राइस कट ले रही थी कंपनी, तो ऐसे में उनके मार्जिन्स पे असर पड़ सकता है। आपकी एनालिसिस और टिप्पणी इस पे? जी, व्यू हमारा ये है गुजरात गैस पे कि अगर ये स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, मेनली जो प्रोपेन प्राइसेस हैं अभी भी राइट नाउ आज थोड़ा प्रीमियम पे है। एलएनजी का ऑब्वियसली थोड़ा बैड इम्पैक्ट इनके मार्जिन्स पे आएगा, और इन्होंने थोड़ा प्राइस कट भी लिया है। बट अभी अगर यहाँ से ये दे कैन टेक सम हाइक ऑल्सो, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा अगर ये हाइक भी ले सकते हैं, और जो अपना इनके मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिव साइड में। और जो कंसर्न है राइट नाउ जो मार्केट का, उसमें आज अगर आप देखेंगे तो अभी इन्होंने ये नया कैपेसिटी आया है राइट नाउ, और इन्होंने अभी हमारा जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुआ था, उन्होंने बोला है कि मोरबी एरिया में इन्होंने अभी नए कस्टमर्स को ऐड किया है। सुरेंद्र नगर में इन्होंने जो इनका मेन की क्लाइंट हब है, तो मेरा ये अपॉर्चुनिटी होगा कि अगर ये 480-500 रुपीज आता है आज की तारीख में, तो कैन बी ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो गवर्नमेंट इन्होंने इनका जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो उसमें बताया है कंपनी ने कि दे वांट टू डू अनदर ईओआई ऑफ 3 मिलियन मीट्रिक स्क्वायर फीट। तो वो अगर होता है तो विच इज बेसिकली 40% इंक्रीज इन वॉल्यूम राइट नाउ। तो आई थिंक इट्स ए लार्जली ए पास थ्रू थिंग। मार्जिन्स थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे, बट आई थिंक एट 480-500 रुपीज पे आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। मेरे को पर्सनल लेवल पे आई थिंक इसी सेगमेंट में आईजीएल थोड़ा इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा लग रहा है। तो अगर आज वीकनेस में अगर आपको आईजीएल मिलता है तो आईजीएल भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
ठीक है, आपने गैस के सिनेरियो के बारे में बताया और साथ ही आप भी कह रहे हैं मिस्टर जैन कि आईजीएल ज़्यादा ठीक है, तो अगर आपको वैसे प्ले करना है तो गैस स्टॉक्स में तो आईजीएल की कन्विक्शन आप थोड़ा बता रहे हैं इसमें हाई है। आगे बढ़ते हैं, सोनी पटनायक से शेयर जरा पता करते हैं और स्पीड से जब शेयर्स लेंगे। स्टार हेल्थ, सोनी जरा चेक करना। स्टार हेल्थ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 35 लाख शेयर खरीदे हैं इसके अंदर और जो रेट दिया है वो दिया है 540 का और 542 पे कल ये बंद हुआ है। जरा चेक करके बताइए कितने पावर है स्टॉक में, स्टार हेल्थ में। डिम्पी जी मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। इनकेस अगर आज 530 को ब्रेक करता है तो आपको दोबारा वो 480 460 के रेंज में भी नजर आ सकता है। उसका रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 560। एनी मूव अबव 560 आपको एक अपसाइड दिखा सकता है टुवर्ड्स 580 590 के रेंज में। सो या तो 560 या तो 530 दोनों का ईदर ऑफ द ब्रेकआउट के लिए आप इंतजार करना पड़ेगा आज। ठीक है राहुल जी, एक जरा शेयर आप चेक कीजिएगा, वो है जोमेटो। एक्चुअली में बहुत सारे लोग इसलिए भी कुछ ऑर्डर नहीं कर पाते या फिर ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म से नहीं खाते जहां पर उनको लगता है वेज और नॉन वेज एक साथ ही बनता हो या फिर एक साथ डिलीवर भी होता हो। तो अभी इन्होंने क्या किया है, जोमेटो ने पूरे नॉन वेजिटेरियंस के लिए इन्होंने प्योर वेज मोड एक लॉन्च कर दिया। एक अलग से एक ऐप है, एक अलग से एक चीज़ है जो इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये एक बड़ा हिस्सा हो सकता है जो कि थोड़ा दूर रहता था वो वापस इसके अंदर आ सकता है। तो राहुल जी एक बार ज़रा इसको आप चेक करेंगे, ये शेयर में कितना दम है। थोड़ा मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ इसके अंदर, हाँ, और मेरे को लगता है कि 100-120 के बाद ये काफ़ी अच्छे से चला और यहाँ इसने अपने आप को प्लेस कर दिया। अभी और कितना चल सकता है? तो जोमेटो लास्ट जैन फेब से एकदम स्टेलर रैली दिया है। थोड़ा थोड़ा करेक्शन होते आ रहा है, आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और रैली कंटिन्यू होते आ रहा है। अभी जो करेक्शन हुआ है वो एक हेल्दी करेक्शन हुआ है जहां से एक बाय लेवल से अच्छा बाउंस मिला है। करंटली मीडियम टर्म के लिए क्योंकि आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है, स्टॉक इज लुकिंग गुड, होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल। और एक स्टॉप लॉस में दे दूंगा 145 के आसपास और प्रीवियस हाई को क्रॉस करना चाहिए जोमेटो इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। ठीक है, एक छोटी तो नहीं बोलूँगा, हाल की एक लिस्टेड कंपनी है आरआर काबेल, ये एक वायर से जुड़ी हुई कंपनी है। उस पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है, लक्ष्य बता रहे हैं 1728 रुपये। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ तो ख़रीदारी करेंगे और हमारा जो टारगेट है वो 1700 है। अभी ये शेयर कल बंद हुआ है 1400 पे, तो अभी काफ़ी गुंजाइश है इसके अंदर। वो ईपीएस वगैरह और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ये वो सब तमाम सारी चीज़ें पॉजिटिव बता रहे हैं सिटी के रिपोर्ट्स के अनुसार। ठीक, एक बार ज़रा एक काम करते हैं, ज़रा संतोष मीना से चेक करवाते हैं। संतोष सर, हाल की ही लिस्टिंग है, चेक कर पाओगे आप आरआर केबल को? ये 1700 की तरफ जाना चाहता है, क्या हो जाएगा? ये स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जिस जगह से बाउंस बैक कर रहा है बहुत ही अच्छा डिमांड जोन था। ये 1300 से 1320 के आसपास से बाउंस बैक किया है। इमीडिएटली एक 1460 से 1500 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है, बट मुझे लगता है जब भी ये 1500 के ऊपर टिकेगा 1700 की ओर जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए फेवरेबल है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। नीचे 1330 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 1500 के ऊपर निकलता है तो 1700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है अभिषेक, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ही, वो आयशर मोटर के रिगार्डिंग है। एक्चुअली में यूबीएस की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा हमारी रेटिंग तो न्यूट्रल है, वो तो हम बरकरार रखेंगे, लेकिन हम टारगेट बढ़ा सकते हैं। और आप मानेंगे इसका टारगेट उन्होंने क्या किया, सीधा 5000 कर दिया। ये पहले भी 4300 का ही टारगेट लेके चल रहे थे, अब लेकिन सीधा सीधा इन्होंने 5000 का टारगेट कर दिया। शेयर है 3700 पे, 1300 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 40% है यहाँ से करीब करीब जो जंप हो सकता है यहाँ पे। जरा मेरे को बताएंगे, 40% नहीं 30% होगा। आप मेरे को जरा बताएंगे कि आप बुलिश व्यू रखते हैं आयशर मोटर्स पे? हमारा न्यूट्रल व्यू है। हालांकि व्यू एक दो जो पॉजिटिव चीजें हुई है कंपनी में, एक तो सबसे बड़ा ये है कि जो अभी जो ईवी बाइक और इलेक्ट्रिफिकेशन बाइक वहां पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आया है कंपनी का ऐसा, जितना जो आज आयशर खरीद रहा है वो लार्जली। दूसरा जो इसमें आज आयशर में है ये राइट नाउ, ये इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज हैं सर जो आज की तारीख में प्रीमियमाइजेशन प्ले है राइट नाउ। तो वो एक कंपनी है, तो ऑब्वियसली आज आयशर ऑब्वियसली डिस्पाइट हीरो मोटोकॉर्प के ग्लोबल टाई बजाज का ट्रायम्फ के होने के बाद भी अपना मार्केट शेयर ऑलमोस्ट मेंटेन कर रही है। बीच में ऐसा भी आया था जावा लॉन्च करेंगे और जावा, बट इंडिया में प्रीमियमाइजेशन प्ले इतना ज्यादा चल रहा है राइट नाउ, तो वहां पे आयशर मोटर ने अपना जो वॉल्यूम्स है और मार्केट शेयर है उसमें बना के रखा है, तो वो एक बहुत
बड़ी बात है। देयर आर टॉकिंग अबाउट 2 और 3 न्यू बाइक्स ऑल्सो नेक्स्ट कुछ महीनों में वो लॉन्च करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी प्ले है, तो हो सकता है ये एक रीजन है जिस कारण से उन्होंने प्राइस अपग्रेड किया हो। आयशर को लेकर ये व्यू, डबल अपग्रेड आया है यूबीएस की तरफ से और लक्ष्य है 5,000 रुपये प्रति शेयर का। अभिषेक, आपसे जरा जानना चाहेंगे कि ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का जो ओएफएस खुला है, आज रिटेल के लिए खुलेगा, 450 रुपये का भाव है, प्रमोटर 11.5% का इक्विटी अपना डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या इसको सब्सक्राइब करना है? कल हमने देखा था कि शेयर में कमजोरी थी, व्यू क्या है आपका? देखिए, आप रिलेटिवली आज लाइक आदित्य बिरला सन लाइफ की अगर आप बात करेंगे राइट नाउ, तो दे आर लाइक अगर आप इंडिया में इक्विटी पेनिट्रेशन को आप बिलीव करते हैं तो एएमसी स्टॉक्स डेफिनेटली रडार पे रहने चाहिए। आप अगर आप बड़े प्लेयर्स देखेंगे तो बड़े प्लेयर्स ऑब्वियसली ये ट्रेड, आज अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, एचडीएफसी एएमसी की बात करेंगे, वो काफी अच्छे प्रीमियम पे ट्रेड करता है, जबकि नीचे रह की कंपनी यूटीआई एबीसीएल हो गया जो टॉप 3 में नहीं है बट स्टिल लाइक दे आर प्रोमिनेंट प्लेयर्स, वो एक सर्टेन डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं। आई थिंक अभी ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है और अभी एक दूसरा ये हुआ है कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे जो पहले इक्विटी जो म्यूचुअल फंड रूट की तरह जाते थे, अभी डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करने लग गए हैं राइट नाउ, तो उस कारण से भी इनमें थोड़ा सा ग्रोथ में फर्क आया है। बट आई थिंक अगर आप पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना चाहते हैं तो एक एएमसी स्टॉक्स विच डेफिनेटली आई थिंक one can add, and I believe after either ABSL AMC और UK AMC में से दोनों में से जो आपको ठीक लगता हो वो आप ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में काफी स्ट्रॉन्ग है दोनों कंपनीज राइट नाउ। आई थिंक one can definitely have a look। ठीक है, ये सलाह आपके लिए। सोनी, आपसे जरा राय जानना चाहेंगे एनबीसीसी के शेयर पर। लगातार हम गिरावट इसमें देख रहे हैं, 175 रुपये के आसपास का भाव इसका हो गया था फरवरी में, वहाँ से गिरते गिरते शेयर अब ये 110 रुपये के नीचे है। हालांकि एक खबर भी, एक छोटी सी खबर इनके लिए है, इनकी एक सब्सिडरी है, उनको हिमाचल सरकार से एक छोटा सा ऑर्डर मिला है 15-20 करोड़ की, उसकी साइज होनी चाहिए, वो चेक कर लेंगे। एनबीसीसी बताइए, क्या अपने सपोर्ट्स के आसपास है ये शेयर या अभी और यहाँ पर गिरावट हम देख सकते हैं? जी अभिषेक जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो सपोर्ट के पास ही है, 105 का इसका एक सपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ब्रेक करता है तो आपको फर्दर सेल ऑफ यहाँ पे नजर आएगा, बट यहाँ पे वो 100 EM में है और मेरे ख्याल से अगर होल्ड कर जाता है उसको एक बार बाउंस करना पड़ेगा अबव 115, 116 उस लेवल के ऊपर अगर बाउंस करता है तो रिवर्सल कंफर्म हो सकता है और आपको फर्दर टारगेट टुवर्ड्स 130, 135 के रेंज में भी नजर आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए एडवाइस रहेगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, 105 सपोर्ट के साथ इसको वेट एंड वॉच कीजिए, ब्रेक करता है तो एग्जिट कीजिए, होल्ड करके अगर बाउंस करता है तो आप वहां पे उसको एक बार नजर डाल सकते हैं फॉर हायर लेवल्स। ठीक है, एनबीसीसी को लेकर ये व्यू। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे शक्ति पंप के बारे में। क्यूआईपी को यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है और 200 करोड़ रुपए ये रेज करेगी। संतोष जी, इस पर आपसे जवाब चाहेंगे। 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस है वो 1272 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। 1365 रुपए के आसपास का भाव है। हालांकि पिछले 3-4 सत्र से हम लगातार तेजी देख रहे हैं शक्ति पंप्स के शेयर में। ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद अब ये थोड़े रिकवरी वाले मोड में है। शक्ति पंप्स, आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए इसमें? ये सभी से इसका स्ट्रक्चर अच्छा है क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में था, स्टॉक करेक्ट हुआ और करेक्शन के बाद 100 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक दिया है। मुझे लगता है कि आप बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अब आपका स्टॉप लॉस 1300 रुपए के नीचे का रख लेना चाहिए। हो सकता है स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाई थे, स्विंग हाई 1550 के, वो रिटेस्ट करते हुए नजर आए। 1550 एक रेजिस्टेंस जरूर रहेगा। अगर इन केस 1550 क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है किसी वजह से तो शायद तेजी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, कमजोर बाजार में भी। ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, कमजोर बाजार में भी शक्ति पंप्स का। सोनी, आपसे जरा जानना चाहेंगे, कल हमने देखा कि कंजम्पशन वाले जो तमाम शेयर थे वहां पर हमने गिरावट देखी, चाहे वो कोलगेट हो, HUL हो, ITC हो, ब्रिटानिया, नेस्ले, सारे के सारे शेयर टूट रहे थे। कहीं पर आपको लगता है कि रिवर्सल आएगा,
चार्ट के हिसाब से कौन सा शेयर आपको मजबूत दिख रहा है जो रिवर्सल वाला एक कैंडिडेट हो सकता है? कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स काफी वीक नजर आ रहा है, बट कोलगेट पे अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू में ले सकती हूँ, बिकॉज 2600 का उसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। सो अगर 2600 को आज होल्ड करता है तो यहाँ पे रिवर्सल ले सकता है। उसने 3-4 दिन पहले ही एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था। वो ब्रेकआउट का लेवल का जो लो था 2530 2550, वहां पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसको ब्रेक किया नहीं है अभी तक। कल ही जस्ट थोड़ा सा गिरावट नजर आई है यहाँ पे। सो मेरे ख्याल से 2600 होल्ड कर जाता है तो यहाँ पे अब एक छोटे रिस्क के साथ बाई कर सकते हैं। अगेन बाउंस करना चाहिए टुवर्ड्स 2680 2700। सो काफी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। सो डेफिनेटली कोलगेट पे यहाँ पे एक व्यू नजर आ सकता है। ठीक है, वापस जुड़ते हैं। अब कुश बोरा को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं पैनल में और उनसे जरा पता कर लेते हैं कि उनके आज के ट्रेड कौन से हैं। कुश बोरा का स्वागत करते हैं। कुश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल आपका एक ट्रेड था, मैं भूल रहा हूँ, शायद रेडिको खैतान था जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। कल अभिषेक मेरे को बता रहे थे, जब मैं शेयर क्लोजिंग में वो डिस्कस कर रहा था तब वो बता रहे थे आपने वो शेयर दिया था, काफ़ी अच्छा चला भी वो कल। सर आज आपके शेयर कौन से? So, Dimpi, first of all, very good morning to you, to all the panelists. देखिए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़े प्रेशर में रहे कुछ दिनों के लिए, बट 21,800 का जो लेवल है ये क्रिटिकल है। तो इसको ध्यान में रख के चले, ये ब्रीच होता है तो और नीचे के जो डाउनसाइड लेवल्स हैं ये ओपन हो सकते हैं। हालांकि निफ्टी, बैंक और मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस में कल एक लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं बना, विच कुड बी टेकन एज अ माइल्ड पॉजिटिव। तो यहाँ पे थोड़े से ग्रीन शूट्स इमर्ज हो रहे हैं, बट इट्स टू अर्ली टू कॉल एनी काइंड ऑफ रिवर्सल। तो इस चीज को ध्यान में रखें और इसी के साथ जो स्टॉक पिक है वो बहुत ही सिलेक्टिव रखें। आज के जो हमारे दो पिक्स हैं, एक लार्ज कैप स्मॉल कैप, लार्ज कैप मिड कैप का मिक्स है। लार्ज कैप से HDFC बैंक, हम देख रहे हैं काफी दिनों से ये बैंक एक स्टेबिलिटी का साइन बता रहा है। थोड़ा सा मार्केट में अगर स्टेबिलिटी आए तो यहाँ पे आप इसमें भी एक अपस्विंग आता हुआ देखेंगे। तो HDFC बैंक बाय कर सकते हैं 1470 1500 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए, और 1410 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कल KEI इंडस्ट्रीज में हमने वॉल्यूम बैक अच्छा खासा अपसर्ज आते हुए देखा कि एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। तो KEI इंडस्ट्रीज 3375 3450 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए बाय करें। 3225 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आप जो HDFC बैंक बता रहे हैं इससे मेरे को ये भी कॉन्फिडेंस हो रहा है कि शायद बैंक निफ्टी की भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी वेटेज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये ऐसा होगा कि HDFC बैंक चले और फिर बैंक निफ्टी को अपने सपोर्ट तोड़ने पड़ जाएं, ऐसा मुश्किल होता है। तो इसलिए आज आपने जो HDFC बैंक दिया, मेरा इस पर ज़रूर ध्यान रहेगा, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को भी पैरेलल चेक करूँगा और आपने शेयर देके मेरे को थोड़ी से और अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक है, डन सर, आपके दोनों शेयर नोटिस हैं। अब मैं जरा कुछ एक ऐसे शेयर्स पता कर लेता हूँ जहाँ पर कल बड़े क्रैक आए थे। TCS, आपको मालूम है कल ब्लॉक डील का बड़ा पार्ट था। अभिषेक जैन हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, एक बार जरा TCS पे आपकी रिकमेंडेशन, ये एपिसोड हो गया पूरा, ये कोई मेजर कंसर्न तो नहीं है ना कि जब टाटा सन्स TCS में से अपनी होल्डिंग बेच रहे थे, कहीं ये पूरे सेक्टर को ले तो नहीं डूबेगा? TCS का कल जो एपिसोड था TCS तक ही लिमिटेड समझे, और वो भी ओवरड्यू था, वो खत्म हो गया। डेफिनेटली ऐसा लगता नहीं है, बट TCS आई थिंक अगर हमारा जो सेक्टरल व्यू है राइट नाउ, तो TCS अगर आप देखेंगे राइट नाउ is going to be an outperformer among all the IT stocks relatively on the, especially on the large cap side. हमारी जितना भी अभी इंटरेक्शन हुआ है राइट नाउ कंपनीज के साथ, हमें लगता है ये क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो TCS will do outperform its peers at this point of time. But obviously आज TCS relatively richly valuation पे भी है right now, but there is a reason for them. I think one can definitely start give a positive bias on TCS on any weakness. Fundamentally, I think TCS का deal win भी strong है right now, और commentary भी expected to be very strong for the company. I think one can definitely have a look at TCS within investment point of view. Trading wise हो सकता है कि यहाँ से हो सकता है 50-100 रुपए नीचे चला जाए, but I think we are very positive on the stock at this point of time. We believe TCS will outperform its IT peers, and at some point of time, obviously, अगर आप देखेंगे TCS की हिस्ट्री भी देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में आज की तारीख में कोई भी IT कंपनी नहीं है जिसने विदाउट एनी मेजर एक्विजिशन के जो ग्रोथ दिखाई है, और ये TCS से अगर आप पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो कोई मेजर एक्विजिशन TCS ने कोई किया नहीं है राइट नाउ, और दे आर डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। आई थिंक
ये क्वार्टर भी मेरे को यही लगता है कि टीसीएस रिलेटिवली दूसरी कंपनीज के मुकाबले आउट परफॉर्म करेंगे और आई थिंक टीसीएस वन कैन डेफिनेटली एट वीकनेस विल लुक एट द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ फॉर द इन्वेस्टमेंट वाइज। ओके, तो टीसीएस पे आज रहेगी नज़र, पर इसके अलावा कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस में, चलिए समझ लेते हैं क्विकली। 9 बजे के नवरत्न शेयर्स आज हमारे साथ लेकर आई हैं अशेषा। गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम एलटी फूड्स की बात करेंगे। कल ब्लॉक डील हुई थी। अबैकस एसेट मैनेजर्स ने करीब 34 लाख शेयर्स खरीदे हैं ब्लॉक डील में। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी एम्बिशियस है, रेवेन्यूज डबल करना चाहते हैं अगले 3 से 4 साल में और 500 बेसिस पॉइंट्स का ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा ईएमएस स्टॉक्स की बात करते हैं तो जेफरीज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने 2 काउंटर्स पर अपना कवरेज इनिशिएट किया है। सबसे पहले केन्स, जहां खरीदारी की राय के साथ 2900 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और सिरमा एसजीएस पर 640 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि इंडिया की ईएमएस इंडस्ट्री 35% का रेवेन्यू सीएजीआर रिपोर्ट कर सकती है, तो काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स है दोनों ही काउंटर्स पर। जेफरीज की रिपोर्ट के चलते स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की बात करते हैं जहां पर ओएफएस अंडरवे है। आज रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ये खुलेगा, नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए कल खुला था। सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा हुआ, डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते अब प्रमोटर्स ने ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है और टोटल 11.5% स्टेक प्रमोटर्स बेचेगा इस कंपनी में। इसके अलावा आरआर काबेल पर सिटी की एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने 1728 रुपीस प्रति शेयर के लक्ष्य के साथ इनिशिएट किया है कवरेज। उनका मानना है कि कंपनी 28% का ईपीएस सीएजीआर रिपोर्ट कर सकती है FY 24 से 26 के पीरियड में और 18% का रेवेन्यू सीएजीआर रिपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक पर नजर डालते हैं। यूबीएस ने इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट के साथ बातचीत की और कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कंपनी का फोकस रिटर्न ऑन एसेट एक्सपेंशन पर रहेगा, मार्केट शेयर गेन्स पर रहेगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 13 से 14%, 4.2 से 4.3% के रेंज में रहेंगे, तो काफ़ी आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडसइंड बैंक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा छठे स्टॉक में हम गुजरात गैस पर नजर डालेंगे। एशिया के एलपीजी प्राइसेस बढ़े हैं। एलएनजी प्राइसेस में करीब 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 1 महीने में, जिसके चलते नेगेटिव इम्पैक्ट वॉल्यूम्स या मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है। सिटी ने भी बिकवाली की राय दी है गुजरात गैस पर और 450 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा हिंदुस्तान फूड्स की बात करते हैं जहां बीएनके सिक्योरिटीज ने इनिशिएट किया है कवरेज। खरीदारी की राय 678 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट। उनका मानना है कि टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यू में 23% का सीएजीआर और पैट में 37% का सीएजीआर FY 26 तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 8वें सेगमेंट बिग बोल्ड ब्रोकरेज में आज हम आयशर मोटर्स की बात करेंगे जहां यूबीएस से एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपग्रेड किया है कवरेज, खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस जो पहले 4300 रुपीस प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 5000 रुपीस प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में 10% का सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो इंडस्ट्री से कंपेयर करे तो काफ़ी अच्छा होगा। रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है उनके नज़रिए में, तो यूबीएस की रिपोर्ट आयशर मोटर्स पर स्ट्रीट की नज़र। अब 9वें स्टॉक में हम टाइम टेक्नोप्लास्ट पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी से कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन मिली है। कंपोजिट सिलेंडर हाइड्रोजन सप्लाई के लिए ये परमिशन कंपनी को मिली है और ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जिसको इस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए परमिशन मिली है, तो बड़ा डेवलपमेंट आता हुआ नजर आया। टाइम टेक्नोप्लास्ट पर भी अपनी नज़र रखें। बहुत बहुत शुक्रिया शेषा, पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। उसमें से जो बिग बोल्ड ब्रोकरेज का स्टॉक था आयशर मोटर्स, वहाँ पे आप नज़र रखिए। एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत की तैयारी कर रहा है तेज़ रफ्तार में आयशर मोटर्स, क्योंकि यूबीएस कल की क्लोजिंग से देखें तो लगभग 1200 से 1300 की बढ़त के टारगेट्स दे रहा है। करीब 5000 के उनके लक्ष्य हैं। 2.8% की तेज़ी के साथ ऑलरेडी शुरुआत करता हुआ दिख सकता है आयशर मोटर्स। पर डिम्पी देखें तो पॉजिटिव शुरुआत की तैयारी हो रही है। एक उछाल के साथ मामूली सी 26 अंकों की तेज़ी निफ्टी 50 दिखा रहा है फिलहाल,
और बैंक निफ्टी सपाट शुरुआत की तैयारी कर रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 50 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, लेकिन आपके पास बैंक निफ्टी सिर्फ 8 पॉइंट और निफ्टी सिर्फ 26 पॉइंट सिंबॉलिक हरे निशान में खुल रहा है। कोई खास बड़ा चेंजेस नहीं है। 8 पॉइंट की क्या बढ़त होती है, क्या गिरावट होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आपने 50 दिन के एवरेज के नीचे क्लोज किया हुआ है। आज आपको दो चीज़ें चेक करनी है, 21,800 टूटे नहीं और 21,922 या मैं बोलूँगा 950, आप समझ लो रफ 21,950 जब तक आएगा नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ वेट करूंगा। मैं 100 पॉइंट छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं मार्केट की इस कंफ्यूजन के साथ एंटर नहीं कर सकता। तो या तो 21,800 को ब्रेक करने का वेट करो, या तो 21,950 के एक बार आने का वेट करेंगे। इसके बीच में मेरी तरफ से नो ट्रेड है। हम तो कोई सौदा देखेंगे नहीं, ना ही जानेंगे, और हमारे को ना ही लेवल्स है, ना ही हमारे पास कन्विक्शन है। बस एक सिल्वर लाइनिंग में ज़रूर आपको बता देता हूँ कि TCS और रिलायंस जो कल के टॉप लूजर्स बने थे, बाजार को ड्रैग करने के लिए आए थे, आज दोनों के पास हल्का हल्का हरा निशान है शुरुआत में खुलते समय। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेरे को इन दोनों पे थोड़ा ट्रस्ट है कि आज ये बाजार की हेल्प करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाँ, बैंक निफ्टी में ज़रूर वेट एंड वॉच करके सौदा प्लस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है, मेरे पास सपोर्ट्स भी थोड़ा नीचे हैं, मैं एवरेजेस के भी अभी ख़राब नहीं हुआ हूँ। तो वहाँ पे अगर मैं कोई शुरुआत करूँगा तो बैंक निफ्टी करूँगा, बट वो वेट करके पहले मैं थोड़ा HDFC को, थोड़ा इंडसन को, थोड़ा एक्सेस को थोड़ा चलने दूंगा, उसके बाद मैं फिर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करूँगा। मेरा कन्विक्शन 46,500 के ऊपर ही आएगा, 46,500 के ऊपर नहीं आएगा। या तो मैं 46,200 के आसपास या तो मैं 46,500 के आसपास आके ट्रेड करूँगा। फिलहाल थोड़ा सा भी रुकूंगा, देखूंगा, चेक करूँगा, उसके बाद ही कोई सौदा लेंगे। खैर, मार्केट खुलने की तैयारी भी कर रहा है, 20 सेकंड बाद बाजार खुल जाएगा। टॉप गेनर्स के तौर पे आइशर मोटर है, आपको पता है ना, UBS ने उसका सीधा टारगेट 5,000 कर दिया, सीधा 5,000 कर दिया 4300 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि रेटिंग में कोई चेंजेस नहीं किए थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, सन फार्मा, ये कुछ एक शेयर है जो शुरुआत में पॉजिटिव खुलेंगे। HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, ये शेयर थोड़े कमजोर खुलेंगे। मार्केट्स में टिक आना शुरू हो गए हैं और ये ओपनिंग हुई 1145 शेयर। पहला पॉइंट, अच्छा पॉइंट के साथ हम खुले हैं। दूसरा पॉइंट, 21,800 को बचाने के लिए हमारे पास 60 पॉइंट और हैं, जो हम अगर खोएंगे तभी हम 21,800 को ब्रेक करेंगे। बैंक निफ्टी ने शुरुआत में पहला एक बार लाल निशान दिखाया, लेकिन अब वो भी 40 पॉइंट ऊपर है। लेकिन मेरा कन्विक्शन 40,500 के ऊपर आएगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 40,500 के ऊपर कम से कम 300 पॉइंट की कवरिंग बैंक निफ्टी पर आ सकती है। नहीं तो फिर 40,200 का कम से कम वेट करो, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड वहां पे बेहतर हो जाए। ये जो 300 से 500 वाली रेंज है, इसके अंदर मैं भी एंट्री कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ शांति से बैठ के देखूंगा और इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। आ जाते हैं टॉप गेनर्स पे, जो मार्केट के अंदर आपको दिख रहे होंगे। एक बार जरा शुरुआत आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आप कीजिए। BPCL, HPCL, IOC, ये तीनों के तीनों शेयर स्टार्टिंग में इसलिए दिखाएं क्योंकि इस पे निमोरा की एक रिपोर्ट है और उन्होंने इसको अपग्रेड किया है, और काफ़ी दिनों के बाद, टूटने के बाद, ये शेयर अपने आप को संभालने की आज कोशिश करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, ये आज मार्केट के लीडर भी साबित हो जाए। इसके अलावा जो शेयर चल रहा है उसमें एक आइशर मोटर पे कन्विक्शन काफ़ी आ रहा है, आप यहाँ पर भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, बाजार धीरे धीरे करके अपने एडवांस डिक्लाइन को भी बेहतर कर रहा है और लेवल से भी बेहतर कर रहा है। ये 21,922 इसका 50 दिन की एवरेज है। ये जैसे ही इसके ऊपर आ जाएगा तो मार्केट हील होना शुरू हो जाएगा। कुछ और बड़े शेयर्स में आप मारुति के नाम को भी जोड़ सकते हैं, टाटा मोटर्स के नाम को भी जोड़ सकते हैं। इन सब में भी करीब आधे % की बढ़त है। मेटल्स में सेल, टाटा स्टील, JSW स्टील, इन सब के अंदर भी शुरुआती बढ़त है। जहां पर नुकसान है, जरा मैं वो शेयर भी आपको जरा नोटिस कराता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखाइए एक बार, ICICI बैंक आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम दिखेगी। आज मेरे को स्क्रीन डे में एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि आज पार्टिसिपेशन हो रहा है। आज पुल बैक का पार्टिसिपेशन के फर्स्ट सिग्नल से दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा गैप नहीं, लेकिन आपने एडवांस डिक्लाइन को थोड़ा ठीक किया हुआ है। PCR वगैरह इतना ख़राब है नहीं, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। और आज इंडिया विक्स भी शुरुआत में बढ़ नहीं रहा। बैंक निफ्टी के पास अभी 72 पॉइंट की बढ़त है। HDFC बैंक अभी भी हरे निशान में नहीं आया। आज कुछ की कॉल है। मैं HDFC बैंक को वेटेज देके बैठा हूँ इस समय, और जैसे HDFC बैंक भी चलेगा तो मेरे बैंकिंग पे कन्विक्शन हाई होगा और मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी तब ज़्यादा अच्छे से लीड कर जाएगा। रिलायंस अभी हरे निशान में तो है, लेकिन उसके बाद की वो बढ़त नहीं पकड़ रहा है, तो बड़ा ही सेलेक्टिव होइए, अभी थोड़ा डाउट रखिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा आप पिट चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लेवल होते हैं, तो हर बार हमें उम्मीद जगती है, लेकिन वही उम्मीद से हम फंस जाते हैं। इसलिए थोड़ा शांति रखिए, नो एवरेजेस,
जो है सिर्फ उसी को संभालिए। ये संभालने का समय है, खरीदारी और बिकवाली का समय नहीं है। आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स पे जो स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा मूव दे रहे हैं। उसके बाद सृष्टि आपको बता देंगे छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, और साथ ही साथ फिर बड़े इन्हीं कैटेगरी के मिड कैप कैटेगरी के अंदर वीकनेस कौन से और ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने रखेंगे। आप जरा इंडस टावर को दिखा सकते हैं। कल क्लोजिंग में हमने आपको एक खबर दिखाई थी इसके रिगार्डिंग कि किसमें एक डील हो सकती है। जरा दिखाइए, इंडस टावर 2.5% ऊपर है। NMDC भी आज करीब 2.5% ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। शुरुआत में खुलते जिस शेयर ने अपना हाई टेस्ट किया वो है मारुति। आज आप स्क्रीन को भी ब्यूटीफुल देख पा रहे होंगे, और आपको एक चीज़ और भी दिख रहा होगा, इस पूरे हीट मैप के अंदर, जब भी आप वापस हीट मैप दिखाएं एक बार, इस पूरे हीट मैप के अंदर एक सेक्टर का पूरा कहीं दबदबा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर की पूरी लाइन बनी हुई है, आपको मल्टीपल सेक्टर्स के सपोर्ट दिख रहे होंगे। ऑयल मार्केटिंग, ऑटोज, IT, पावर, अडानी ग्रुप, सीमेंट कंपनीज। तो ये एक अच्छा सिंबॉलिक मीनिंग है, बट मैं फिर भी लेवल के हिसाब से चलूँगा। जब तक लेवल्स अच्छे से आते नहीं तब तक हम काम करेंगे नहीं। ठीक है, तो शुरुआत सधी हुई है बाजार की। करीब 70 अंक ऊपर है निफ्टी, 21,900 के आसपास ही है। निफ्टी बैंक में करीब 100 अंकों की बढ़त पर शुरुआत। यूबीएस के डबल अपग्रेड से आयशर है करीब 5 से 6% ऊपर कारोबार करता हुआ इस वक्त, और रिपोर्ट्स काम कर रही हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी, वहां पर भी हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन चलिए फटाफट अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे ये समझते हैं कि उनका कन्विक्शन कहां पर है बाजार की इस शुरुआत को देखकर, क्या स्पॉट किया उन्होंने। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। शुरुआत सोनी आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से हैं? एक शेयर है या दो शेयर हैं? दो हो तो बेहतर है। ये एक ही शेयर है, और शेयर है वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में हम देख सकते हैं एक अच्छे लेवल को आज क्रॉस कर रहा है। रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की ऑलमोस्ट उस पे है, 6150 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्रॉस करता है तो आपको 6250 6300 लेवल पे भी नजर आ सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल भी होल्ड कर सकते हैं, 6030 स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल में खरीदने की सलाह है। 6143 का भाव, आधे % ऊपर ये शेयर। यहां पर आपके लिए ट्रेड के मौके बन रहे हैं सोनी के हिसाब से। कुछ आपकी नजर कहां गई है, क्या आप रेकमेंड कर रहे हैं अभी? अभिषेक, यहाँ पे स्वान एनर्जी काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो जो इसका लो बना था 450 460 के आसपास, वहां से जो रिबाउंड आया है ये बहुत ही सस्टेनेबल रहा है। कल के मार्केट फॉल में भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू हो रहा है। आई थिंक नियर टर्म के हिसाब से यहाँ पे 615 से लेके 645 तक के जो टारगेट्स हैं ये आते हुए नजर आ सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट जोन जो है इसका वो आ रहा है करीब 475 के आसपास। तो स्वान एनर्जी को अपने रेडार पे रखें ऑन अ रिबाउंड ट्रेड। ठीक है, स्वान एनर्जी रिबाउंड ट्रेड 615 से 645 तक के, पहला लक्ष्य 615, दूसरा 645। यह है कुश के रडार पर। 575 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें चलना है। संतोष, आपका शेयर कौन सा होगा अभी? यस, आज ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, और मैं डिस्पाइट के 2% का मूव ऑलरेडी आ चुका मारुति में, मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे भी चेस किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है स्टॉक ऑफ द डे रहे। अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बहुत बढ़िया शानदार ब्रेकआउट आया है, स्टॉक का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, और जो ऑप्शन का डेटा भी है वो भी यही सजेस्ट कर रहा है कि शायद इसमें 12,000 तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 11,600 का, 12,000 और 12,200 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 12,000 12,200 तक के टारगेट्स मारुति सुजुकी के लिए। 11,800 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहां से 200 से लेकर 400 रुपए तक की तेजी आपको मारुति सुजुकी में देखने को मिल सकती है। तो ये ओपनिंग ट्रेड्स रहे। अभिषेक, आपके पास आएंगे और आपसे आयशर पर जरा फिर से व्यू लेंगे। 5.5% ऊपर है ये शेयर। 5,000 रुपए के लक्ष्य दिए यूबीएस ने, सीधे न्यूट्रल से अपग्रेड करके बाय की रेटिंग दी है। आप ये बताइए कि आयशर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आए थे आयशर के 350 सीसी प्लस सेगमेंट वाली बाइक्स में, लेकिन उससे उतना ज्यादा अफेक्ट हुआ नहीं। आपकी रीडिंग क्या कहती है आयशर पर?
अभिषेक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, फिर आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। सो अगर हम आइशर की बात करें राइट नाउ, तो आइशर इज रिलेटिवली, अगर हम देखें तो जो हीरो मोटोकॉर्प का डुकेटी के साथ टाई अप हुआ था, बजाज ट्रायम्फ, उसके बाद ही अपना मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली गेन कर रहे हैं। और सेकंड क्या है कि आज ये जो सेगमेंट है इंडिया का ईवी से आइसोलेटेड है। जो आइशर खरीदता है उसको ईवी में कम इंटरेस्ट होता है और उसका इम्पैक्टेड लेस इम्पैक्टेड है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है राइट नाउ की लग्जरियस सेगमेंट में है राइट नाउ, और इंडिया में अगर आप देखेंगे लग्जरियस सेगमेंट, ये प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट के बहुत ही कम कंपनीज हैं जो खेलते हैं राइट नाउ। तो ये एक तीसरा रीजन है। तो आइशर ने डेफिनेटली अभी थोड़ा सा रॉ मटेरियल स्टेबल हुए हैं राइट नाउ, तो थोड़ा आप इन कंपनीज में जो होता है वो बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिलता है राइट नाउ। ग्रॉस मार्जिन वगैरह में भी आपको इम्पैक्ट पॉजिटिवली दिखता है जैसे ही आपके प्राइसेस वगैरह में होता है। तो आई थिंक दैट कैन बी द रीजन व्हाई द स्टॉक्स वी हैव अ न्यूट्रल रेटिंग ऑन द स्टॉक विद द प्राइस टारगेट ऑफ 4050, बट डेफिनेटली ये थीसिस मार्केट में भी प्लेइंग आउट। ठीक है, आयशर को लेकर ये व्यू, लेकिन एक राय सोनी आपसे जरा पेटीएम के शेयर पर जानना चाहेंगे। 350 रुपये के भाव से अच्छा रिबाउंड है और अब ये शेयर 425 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब कहीं ना कहीं लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जो भी नेगेटिव्स थी, जो भी चिंताएं थी, क्या वो पीछे छूट गई हैं और अब यहाँ से एक नया व्यू, फ्रेश व्यू बना के चलना चाहिए पेटीएम के शेयर पर। 425 रुपये का भाव, आज भी 4% की तेजी है। आपको स्ट्रक्चर अब कैसा लग रहा है? ये अभिषेक जी, आई थिंक ब्रॉडर आउटलुक अगर किसी को जाना है तो फंडामेंटल यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा गाइड करने के लिए। टेक्निकल हम देखेंगे तो 450 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर होल्ड करता क्रॉस कर सकता है तो आपको हल्की से और अप मूव नजर आ सकता है टुवर्ड्स 500 520 के एक रेंज में। बट बहुत ज्यादा कन्विक्शन है नहीं, काफी गिरा हुआ स्टॉक है एंड बाउंस तो डेफिनेटली किया है। बट यहाँ पे सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे आप देखेंगे तो 400 395 का एक सपोर्ट है, अगर ब्रेक करता है तो फिर से थोड़ा सा वीक हो जाएगा। सो टेक्निकल लेवल्स पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, बट फंडामेंटल व्यू आप ले सकते हैं। भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है पेटीएम का, पर आज अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेज़ी पकड़ती हुई हमें दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है, वहीं निफ्टी 50 लगभग 70 अंकों का उछाल दिखा रहा है। और कई सारे स्टॉक्स जिसमें ऑटो तो डेफिनेटली लीड कर रहा है क्योंकि आयशर मोटर्स में तो तेज़ी है ही, पर संतोष इसी के साथ अन्य ऑटो काउंटर्स पे भी एक बार राय दीजिए। देखिए बजाज ऑटो काफ़ी मजबूत स्टॉक आज फिर से तेज़ी का रुख दिखा रहा है और टीवीएस मोटर्स यहाँ पे भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। अगर बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर्स किसी एक में दाव लेना हो तो वो कौन सा होगा? संतोष शायद आपको या आज ओपनिंग ट्रेड मेरा मारुति था, मुझे लगता है कि आज ऑटो का दिन हो सकता है। दोनों ही बजाज ऑटो टीवीएस मोटर दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो आप इन दोनों पे ही बेट कर सकते हो। बजाज ऑटो में आपका 8700 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में शायद 8800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टीवीएस मोटर की भी बात करें तो लग रहा है कि आज एक रिकवरी दिन हो सकता है करेक्शन के बाद। यहाँ पे 2150 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 2050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और एक मिड कैप ऑटो कंपनी है जमुना ऑटो, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। इसका भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि शायद यहाँ पर 135 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। पर आज देखिए, आज हमारे चैनल के गेस्ट एडिटर बनेंगे टाटा पावर के टॉप बॉस मिस्टर प्रवीर सिन्हा, जिनके विजुअल्स और जिनका स्वागत करते हुए हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया अब वो स्टूडियोज़ में आ गए हैं और इनसे ढेर सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। किस तरीके को लेकर पावर डिमांड है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ग्रीन पावर पे किस तरीके से फोकस है, साथ ही टाटा पावर के लिए क्या कुछ लक्ष्य हैं आने वाले समय में। जिस तरीके की पावर की डिमांड बताई जा रही है भारतीय बाज़ारों में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। टाटा पावर स्टॉक प्राइस के लिहाज से ज़बरदस्त रनअप इसमें हमने देखा। हमारे सभी इन्वेस्टर्स को जो है उसने बहुत अच्छी तरीके से रिवॉर्ड किया और एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है जिसके बारे में अब मार्केट में सभी बात करते हैं कि इंडिया में जो पावर डिमांड है और साथ ही इंडिया में जो पूरी पावर की नीड है उसको कैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों ही मिलकर जो है अब पूरा करने की कोशिश में है। ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ के ऑफिस में पहुंच चुके हैं
हमारे आज के गेस्ट एडिटर मिस्टर प्रवीर सिन्हा और हमारी पूरी टीम के साथ अब वो मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही हम इनके साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन भी आपके लिए लेकर आएंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि वो हमारे स्टूडियोज़ में है, जल्द ही रुख करेंगे इनकी एक्सक्लूसिव बातचीत का। पर चलिए एक बार फिर से मार्केट्स का रुख कर लेते हैं और आज फिर से एक बार स्टील काउंटर्स जो हैं चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम है और एनएमडीसी आज एक बार फिर अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। अभिषेक, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, जो ये स्टील की तेज़ी है, बताया जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स में जो थोड़ी सुस्ती है वो एक सपोर्ट कर रही है, साथ ही जो चाइना से डेटा निकल कर आ रही हैं, खबरें निकल कर आ रही हैं, वो एक पॉजिटिव है। और एक जो सिक्लिकलिटी हम देखते हैं कि जैसे जैसे रेट इंटरेस्ट कम होते हैं, ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं इनको एक बूस्ट मिलता है। कितना भरोसा करना चाहिए इस मेटल की तेज़ी में, और किसी को अगर मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे एक्सपोजर लेना हो तो क्या ये सही मौका है? आई पर्सनली थिंक मेटल्स में अभी राइट नाउ चाइना की जो रिकवरी की बात चल रही है उसके बाद भी, यानी कि अगर हम देखेंगे लास्ट एक महीने में थोड़ा मेटल में प्रेशर ही दिखने को मिला है राइट नाउ, स्पेशली दैट फेरो साइड पे, व्हाइल नॉन फेरो वाज डूइंग रिलेटिवली बेटर राइट नाउ। तो और इसी कारण हमने स्टॉक्स में करेक्शन भी देखा है। हम पॉजिटिव हैं चाइना की ग्रोथ के लिए। हमें लगता है चाइना में जो अभी एक्शन लिए जा रहे हैं शुड डू वेरी वेल राइट नाउ फॉर द चाइना प्ले राइट नाउ। तो आप अगर व्यू लेके चलते हैं कि चाइना के भी अगर रिकवरी है राइट नाउ, तो डेफिनेटली मिडिल स्टॉक्स पे व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए। However, that will be on a selective basis. I think NMDC अगर 180 185 लेवल पे portfolio, I am talking about the portfolio level, can be a good buy. Also, one can definitely look at अगर आप JSW स्टील की बात करेंगे तो इंडिया में अगर स्टील प्राइसेस अभी डिस्पाइट करेक्शन लुक्स एट इनका जो नया प्लांट आ रहा है, तो अगर 750 रुपए के आसपास आता है तो कैन बी, आई वुड wait for some more decline to add into the metal stocks at this point of time. But I'm more positive on non-ferro side, where Hindalco and other players are there right now, where we are relatively much more positive. तो अभी थोड़ा सा वेट ज़रूर करेंगे अभिषेक एक एक्सपोजर लेने के लिए, पर एनएमडीसी और हिंडाल्को कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो कि इनके रेडार पे ज़रूर हैं। तो मेटल को लेकर एनालिसिस, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो आज फिर से टाटा ग्रुप के कुछ स्टॉक्स फोकस में ज़रूर हैं और वहाँ पे भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। टाटा केमिकल्स, ये काउंटर सोनी अगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी करीब 4.5% की कमज़ोरी आती हुई दिख रही है। कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं टाटा केमिकल्स के लिए और क्या किया जाए इसमें? यहाँ पे सृष्टि जी वीक है, डेफिनेटली थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो आज के लेवल पे 1080 1100 के लेवल पे रेजिस्टेंस है। सो एनीवे अराउंड 1040 तक एक बार टेस्ट कर सकता है, सो अवॉइड करना बेटर रहेगा। या फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। सेल का व्यू डेफिनेटली बनता है 1080 स्टॉप लॉस के साथ 1040 1030 टारगेट के। ओके, तो सेल का लेवल बन सकता है टाटा केमिकल्स के लिए। पर संतोष, एक बार क्विकली आप गुजरात गैस पे भी राय दीजिए। देखिए, हम अपने दर्शकों के लिए बता ही रहे थे कि जिस तरीके के प्राइस हाइक्स हुए हैं, हो सकता है कि गुजरात गैस के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़े, ऐसा सिटी का भी व्यू है। 500 के स्तर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या ये कायम हो जाएगा? क्योंकि क्या ये कामयाब होगा? क्योंकि 3.5% से ज़्यादा की गिरावट अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पर 500 पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है। पर किस तरह की इंटेंसिटी को आज की गिरावट में देखें, क्या ये 500 के स्तर तोड़ने के लिए तैयार है? यस, जिस हिसाब से प्रेशर लग रहा है कि शायद ये अपने 500 के नीचे स्लिप हो सकता है और अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज जो करीबन 480 के आसपास है वहां तक जा सकता है। 480 के आसपास ये फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। फिलहाल और वीकनेस की संभावना बन रही है। बाजार को खुले हुए करीब 15 मिनट का समय हो गया, लेकिन इस 15 मिनट में उसने 21,900 को न केवल दिखाया बल्कि उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आप खुले अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप कन्विक्शन क्यों नहीं बता पा रहे? इसलिए हमने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था कि या तो 21,800 को ब्रेक होने तो तब भी हमें शांति से बैठना है, नहीं तो 21,922 जो इसका 50 दिन का एवरेज है। मेरे लेवल्स नहीं है, ये टेक्निकली प्रूवन लेवल है और ये मेरे टर्मिनल पे नहीं आएंगे, सब किसी के पास आएंगे। कोई देखे या ना देखे वो एक अलग मामला है, क्योंकि पढ़ते नहीं होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको बात का पता है कि मैं 922 के लेवल की क्यों इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ।
ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज नोटिस करने के लिए। दूसरा, मार्केट का मोमेंटम उतना फास्ट नहीं है जितना होना चाहिए। जब आप टूटे हो तो आपको जो पुल बैक दिखाना है वो बहुत स्ट्रांग दिखाना चाहिए था, लेकिन पुल बैक के सिग्नल स्लो हैं, कम से कम पहले 15 मिनट में स्लो हैं। मैंने पहले 15 मिनट का ऑप्शंस का डाटा भी चेक किया तो इसके अंदर मेरे को कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज़बरदस्त एग्रेशन है। और ये प्रोड्यूसर साहब ने सही फायर किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बाकायदा अभी शुरुआत में खुलते ही हम डेज लो पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मिड कैप से इंडाइसिस चलेंगे, बट मिड कैप से और स्मॉल कैप से कन्विक्शन चलेगी। 1 मिनट के लिए आप एफ&ओ वाली वो प्लेट लेके आएँ जहाँ पर आपको एफ&ओ के शेयर एडवांस डिक्लाइन में दिखेंगे, जरा वो भी देख लीजिए। ये सारी चीज़ें ना डेली बेसिस पर नोटिस कीजिए। मेरा भी मन करता है कि बाज़ार अच्छे से चले, नहीं तो हमारा भी मन नहीं कर पाता, हम शेयर नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि हमको पता है ज़्यादातर लोग तो बाय ही करेंगे, शॉर्ट करते नहीं। और शॉर्ट के लिए फिर अलग से पैसे चाहिए होते हैं, और शॉर्ट करने के लिए फिर आपके पास डिलीवरियाँ होनी चाहिए। अगर आप कैश में शॉर्ट करेंगे, फ्यूचर में करने के लिए फिर आपके पास मार्जिन्स लगता है। हमें भी मालूम है इस सारी चीज़ों का, लेकिन अब करें क्या? बाज़ार के अंदर बाय आएगा तभी तो बोलेंगे ना, ऐसे कैसे बोल दें। एडवांस डिक्लाइन मेरे को जो एफ&ओ वाला दिखा वो अभी भी उतना ख़राब नहीं है। मेरे लिए बस 2 ही सिल्वर लाइनिंग है, पहला 21,800, दूसरा सिल्वर लाइनिंग ये एडवांस डिक्लाइन जो भी दिखा, और तीसरा मैं काफ़ी हद तक विक्स को भी अपने फेवर में ले सकता हूँ, और चौथा थोड़ा सा रिलायंस की आज वापस से चलना। बस ये 3-4 चीज़ें मेरे हक में हैं। अदरवाइज़ मेरे को भी मोमेंटम मिसिंग दिख रहा है मार्केट के अंदर, थोड़ा आ जाना चाहिए। एक अच्छी चीज़ मैं आपको नोटिस करवाता हूँ, आपका मैं मूड ख़राब नहीं करना चाहता। एक अच्छी चीज़ मैं नोटिस आपको कराता हूँ, बैंक निफ्टी एक बार ज़रा दिखाएं तो आपको 46,500 उसने कॉन्कर कर लिया। यही बात मेरे को आज सुबह चाहिए थी कि 46,500 अगर आप आ गए तो फिर आपने एक अच्छा बेस बना लिया। अब आपका जो डर है वो एक नॉच का कम कर दो, क्योंकि इससे पहले भी आपने 46,500 को मेंटेन किया हुआ है, तो अच्छी बात है। और मेरा एक और मानना भी कि बैंक निफ्टी लीडरशिप दिखा सकता है यहाँ से। बैंक निफ्टी के पास प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हैं और टूटा ज़्यादा हुआ है, तो पुल बैक अगर आएगा तो बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाएगा। HDFC बैंक 1 मिनट के लिए दिखाएंगे, वो हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप दिखाना चाहें तो 2-4 बैंकों के नाम मैं और भी बता देता हूँ, जरा वो भी स्क्रीन पे दिखाइए। आप ना पूरा तैयारी होके रहिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पैसा अपना ही है सर। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड हर चीज़ आपको खुद से भी देखना होगा। आज 12 में से 11 शेयर आज बैंक के चल रहे हैं, 12 में से 11 शेयर। उसके बावजूद बैंक निफ्टी को थोड़ा 15-20 मिनट लग गए 46,500 आने में। 11 शेयर तेज़ हैं। आप कोई भी शेयर दिखाना चाहें छोड़ सकते। एक ICICI को छोड़ देना, उसको मत फायर करना, वो आपको लाल निशान में दिखेंगे। तो आप कोई भी बड़ा बैंक फायर करोगे आपको सारे हरे निशान में दिखेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। कुछ मार्केट के पॉइंट्स से जो मेरे को आपको नोटिस करवाने थे वो मैंने आपसे करवा दिए। ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहें, अभी बाजार ठीक हो रहा है। ऑप्शंस में प्रीमियम नहीं आएंगे आज जल्दी, और अगर आए भी तो आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आज की एट द मनी वाली कॉल्स ही देखना, अगर आपको देखना भी है तो। ठीक, खुश कोई सौदा है आपके पास? ओपनिंग के बाद कोई और ट्रेड आपने ढूंढा हो? अगर नहीं ढूंढा तो एक शेयर मैं आपके साथ कर देता हूँ। जरा TVS मोटर चेक करो, आपको वो ठीक लग रहा है क्या? तो डिम्पी, एक ट्रेड जो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छा पैन आउट हो सकता है, कल भी हमने डिस्कस किया था, वो है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। देखिए ओवरऑल जो सेलिंग प्रेशर था, जो न्यूज आई थी उसके बाद, वहां से 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक अच्छा रिबाउंड कर रहा है। हमारे हिसाब से यहाँ पे एक पोजिशनल बाय बिल्कुल बनता है, और पोजिशनल टारगेट्स भी जो हैं इसके वो 1240 से लेके अबाउट 1290 तक के आ रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस है ये है करीब 1150 का जो जोन है इसके आसपास। तो रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर को अपने रेडार पे रखें फ्रॉम अ पोजिशनल स्टैंड पॉइंट। जहां तक देखिए TVS मोटर की बात है, स्टॉक में एक रिबाउंड का अटेम्प्ट है। आज दूसरा दिन है जो अप ट्रेंड है उसका, बट 50 का जो मूविंग एवरेज है प्लस 2100 का जो लेवल है, दोनों ही लेवल्स का एक प्रेशर जो है यहाँ पे प्ले करेगा। हो सकता है एक्सपायरी इसी के आसपास हो, मे बी नॉट टू मच अबव द 2100 मार्क, लेकिन जो ओवरऑल सेटअप है सपोर्ट जोन से एक अच्छा रिबाउंड बता रहा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे भी आपको 2175 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, बट शायद हो सकता है कि एक्सपायरी का जो इफेक्ट है आने वाले हफ्ते में वो थोड़ा सा प्ले करने लगे, तो शायद कंसोलिडेशन यहाँ पे देखेंगे आप पे तो पॉजिटिव बायस। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा मोमेंटम मिलेगा। अच्छा सर, मैं आपको ना रेनबो के लिए याद कर रहा था। कल ही मैंने क्लोजिंग में शेयर लिया था और मैंने फिर एक एक्सपर्ट से पता किया था, वो गलती से मेरे से सुबह रेडी को खैतान की आपको बधाई दे दी गई। मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। वो रेनबो चिल्ड्रंस का शेयर था जो कल आपने भी नोटिस करवाया होगा, और उसके बाद ये शेयर आज भी चल रहा है।
ये बहुत ही बढ़िया सर, आपने नोटिस फिर से करवा दिया और दूसरा टीवीएस मोटर्स पे भी आपने राय दे दी है। संतोष, माफ़ कीजिए, सोनी पटनायक से एक बार शेयर पता करते हैं, मन्नापुरम। सोनी, जरा मन्नापुरम का पुल बैक में कितना दम लग रहा है, जरा ये चेक करोगे आप? जी डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मणप्पुरम में हल्की सी पुल बैक है। 167 का एक अच्छी सपोर्ट के साथ आज पुल कर रहा है, सो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इंट्राडे बेसिस हो या पोजिशनल, आप 167 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। मोस्ट लाइकली बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 176 177। ठीक है, एक शेयर जरा मेरे को और पता करना हुआ है, बजाज ऑटो। क्या बजाज ऑटो के अंदर कोई पोजीशन ले क्या? सोनी, जरा आप ही चेक करेंगे बजाज ऑटो की कोई ऑप्शंस है तो मेरे को जरा ऑप्शंस बता दो बजाज ऑटो का। जी डिम्पी जी, आज मॉर्निंग मेरा पिक बजाज ऑटो ही था और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% का गेन्स हो रहा है। सेफ ट्रेडर्स अगर किसको चाहिए तो हल्के से प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल है काफी। हालांकि मेरा टारगेट यहाँ पे 8900 8940 का दिया हुआ है, बट ऑलमोस्ट 1.5% की गेन्स यहाँ पे है। यहाँ पे अगर ऑप्शंस में भी किसको करना हो तो मोस्ट लाइकली आप 8800 की कॉल ऑप्शन पे ही नजर डाल सकते हैं। लेवल्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि स्टॉक अगर 89 8940 के पास रहते हैं तो आप वहां पे टारगेट प्लेस कर सकते हैं, वो बुक कर सकते हैं। और करंट लेवल से आपको जो स्टॉप लॉस फॉलो करना है वो है 8700 का। ठीक है, बजाज ऑटो को लेकर ये व्यू। एनसीसी जरा कुछ चेक कीजिए, हम देख रहे हैं कि 2-2.5% के आसपास की 3.5% के आसपास की तेजी अब हो गई है एनसीसी के शेयर में। क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है? अभिषेक, देखिए रिबाउंड तो आज हमें नजर आ रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला 223 का जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है जो ये आज फेस कर रहा है, प्लस 226 जो कल का हाई था वो एक रेजिस्टेंस है। तो लोअर हाई का लोअर लो का फॉर्मेशन था, अब उसको नेगेट करेगा जब ये 226 का लेवल क्रॉस करेगा। तो मैं वेट करूंगा कि ऐसा ना हो कि हम एक डेड कैट बाउंस में इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री करके फंस जाएं, हमारी पोजीशंस यहाँ पे अटक जाएं। तो 226 का वेट करें, ये लेवल क्रॉस होगा तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस आएंगे और वहां से स्टॉक एक अपमूव दिखा सकता है। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो 212 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें, बट फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, रिबाउंड की कोशिश है, लेकिन नई एंट्री करने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। चलिए अब ये समझ लेते हैं, 9:40 हो गए हैं, कि ऑप्शंस में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य अरोड़ा, आज के हमारे खास एक्सपर्ट। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या ट्रेड करना है अभी? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, मुझे लगता है कि ऑटो में आज बहुत शानदार तेजी है और उसको लीड कर रहा है आयशर मोटर, तो उसी में एक तेजी का ट्रेड बन रहा है। 3900 का कॉल बाय कर सकते हैं जो अभी 90.40 चल रहा है, और 4000 का कॉल सेल कर सकते हैं जो 46.70 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 7648 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 9852। तो बुलिश ट्रेड है, बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, 3900 वाली कॉल खरीदनी है एट द मनी ऑलमोस्ट 90 रुपए के भाव पर, और 4000 की कॉल बेचनी है ऊपर वाली 46 रुपए 70 पैसे के भाव पर ये मिलेगी। अधिकतम मुनाफा 9852 और अधिकतम नुकसान 7648 रुपए का इस ट्रेड में आयशर मोटर्स पर ये रणनीति 4.5% ऊपर। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे शेयर जरूर आया है, लेकिन अभी भी 4.5% की बढ़िया तेजी के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को आज सजेस्ट करने के लिए। सोनी, एसबीआई में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा रिवर्सल आ रहा है, 1% के आसपास की तेजी है, 725 रुपए के भी नीचे गया था। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अब वहां से सपोर्ट लेकर बाउंस कर रहा है। एसबीआई आपको कैसा दिख रहा है अभी, और इसमें क्या ट्रेड बनाए, क्या ऑप्शन के जरिए आपको सजेस्ट करेंगे? आई थिंक एसबीआई में अगर 720 का एक अच्छा सपोर्ट है जहां से थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, 720 सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं।
बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, 740 745 के रेंज तक एक बार बाउंस कर सकता है। बहुत हाई कन्विक्शन नहीं है, बट इतना 720 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको देख सकते हैं 740 745 टारगेट की। ओके, Should I leave? 740 के टारगेट्स के लिए आप एसबीआई पे नज़र रखिए। पर देखिए फाइनेंशियल्स में कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छा मूव ज़रूर दिखा रहे हैं, और हम कुछ और काउंटर्स पे भी चर्चा ज़रूर करेंगे। पर इसी के साथ अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा भी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर क्योंकि हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे थे, तो एक बार कुछ आपसे बजाज फाइनेंस पे राय लेना चाहूँगी। क्योंकि कल हमने देखा था कि गिरते बाजार में भी 1% की मजबूती इसने होल्ड की हुई थी, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, और आज उससे बिल्ड कर रहा है अपने गेन्स। लगभग 1% की मजबूती बजाज फाइनेंस में। क्या जो गिरावट का दौर था बजाज फाइनेंस में, क्या हम उसका एक बॉटम आउट अब समझें, और क्या यहाँ से जो तेजी है वो और भी आती हुई दिख सकती है? कोई ट्रेड इन स्तरों पे? सृष्टि देखिए, पोजिशनली तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है ये बना हुआ है और कुछ समय के लिए बना हुआ रहेगा। कौन से लेवल्स हैं जिसके बियॉन्ड ये स्टॉक निकल जाए तब कह सकते हैं कि शायद यहाँ पे एक रिवर्सल कंप्लीट हो चुका है। वो है आई थिंक 6950 टू 7000 का जो लेवल है उसके पार अगर निकल जाएगा तो। वरना अगर आप देखें तो इस स्टॉक में पहले भी ऐसे रिबाउंड्स आए हैं, बट देव बीन यूटिलाइज्ड एज अ फ्रेश सेलिंग, फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि ये प्रेशर बना रहे। हालांकि ये नहीं डिनाई कर सकते कि यहाँ पे 6200 6300 का जो जोन है, यहाँ से जो रिबाउंड आया है काफी काबिले तारीफ रहा है। मार्केट डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके इस स्टॉक ने जो स्ट्रेंथ है ये बताई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल एक पोजीशन ली जा सकती है। यहाँ पे 6550 का आप एक स्टॉप लॉस लेके चले, और 6800 के जो टारगेट्स हैं इनके लिए आप यहाँ पे एक ट्रेडिंग बेट बिल्कुल ले सकते हैं। स्ट्रेंथ है, कन्विक्शन पूरी तरह से पोजिशनल बेसिस पे तब लौटेगा जब ये 7000 को क्रॉस करके उसके ऊपर कुछ समय के लिए सस्टेन करेगा। कौन से लेवल्स आपने बताए कि कौन से लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक नजरिया बदलेगा? 7000 का लेवल है सृष्टि, जहां पे पोजिशनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद थिंग्स चेंज हो गई हैं, बट ट्रेडिंग के लिहाज से आप यहाँ भी पोजीशन ले सकते हैं। तो 6550 का स्टॉप लॉस एंड 6800 का टारगेट। तो 7000 के ऊपर अगर जाएगा तब ही एक नज़रिया बदलेगा, पर ट्रेडिंग के लिहाज से फिलहाल आप इस पे नज़र ज़रूर रख सकते हैं। कुछ एक और काउंटर्स हैं जो कि एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं, उनमें से कैश मार्केट के सेगमेंट से एलटी फूड्स है। संतोष, एक बार आप इस पे राय दीजिए। देखिए अबैकस ने यहाँ पे स्टेक खरीदा है, और होता यह है कि वो तो लंबी अवधि के लिए आते हैं, बट ऐसे बड़े फंड का आना एक भरोसा ज़रूर दे देता है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो अच्छी होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, पर अगर पोजिशनली एंटर करना हो तो एलटी फूड्स में क्या राय होगी आपकी? क्योंकि मैं देख रही थी पिछले एक महीने में इस स्टॉक में अच्छी गिरावट देखने को मिली पूरे मार्केट्स के साथ, पर क्या यहाँ से चलने के लिए तैयार है एलटी फूड्स? यस, इस काउंटर की बात करें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, लेकिन जिस जगह बैठा हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास है, तो ये 163-64 का जो एरिया था वहां से बाउंस बैक किया है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 160 रुपीज का। अगर ये होल्ड कर जाता है तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 195 रुपीज का, 195 के ऊपर निकलता है तो फिर फ्रेश तेजी बनेगी। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट जो थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क लेके ट्रेड करना चाहता है तो 160 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 190 के टारगेट्स, और उसके ऊपर निकलता है तो और भी तेज़ी एलटी फूड्स पे आपके लिए राय। पर इस बीच हमने टाटा केमिकल्स डिस्कस किया था सोनी आपके साथ, वहाँ पे भी गिरावट जो है हम आते हुए देख रहे हैं, करीब 5% की गिरावट उधर है। पर सोनी, क्योंकि फार्मा काउंटर्स आपके रेडार पे थे, जहाँ तक मुझे याद है औरोबिंदो फार्मा पे आई थिंक आपकी सेल कॉल थी, उस पे नज़र तो ज़रूर है, पर सिप्ला को लेकर क्या राय है सोनी? क्योंकि यहाँ पे हम देखें कल भी 3.5% की गिरावट थी, और कहीं ना कहीं स्टॉक ने जो कई दिनों का एक कंसोलिडेशन का फेज़ था उसको नीचे की तरफ तोड़ता हुआ दिखा है। 0.7% की फिलहाल कमज़ोरी है, पर क्या यहाँ पे और भी कमज़ोरी गहरा सकती है? कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे?
जी डेफिनेटली सृष्टि जी, यहाँ पे आई थिंक सारे फार्मा में हम देखेंगे तो एल्केम, लॉरस लैब, लुपिन, जाइडस लाइफ, ऑरो फार्मा सारे काफी कमजोरी के साथ गिर रहे हैं। यहाँ पे सिप्ला की बात करेंगे तो 1440 का एक रेजिस्टेंस है, 1440 स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे सेल कर सकते हैं। 1420 को ब्रेक करते ही वो डायरेक्टली 1400 की तरफ गिर सकता है। सो काफी एक तेजी से वहां पे एक गिरावट नजर आ सकती है। सो एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ 1440 स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे सेल कीजिए। 1420 के नीचे आपको 1400 के टारगेट्स नजर आएंगे, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, डन। तो मार्केट्स के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो एक शुरुआती जो एक गेन आना चाहिए था ना, वो स्ट्रॉन्ग गेन आना चाहिए था। बस मेरी प्रॉब्लम वही है, वो स्ट्रॉन्ग गेन नहीं आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या बाजार यहाँ से गिर जाएगा? मैं आपको ना एक बेसिक सा नंबर बताता हूँ, आप भी याद रखना उसको। बैंक निफ्टी को गिराने वाले लोग कितने हैं? 208। और बैंक निफ्टी को चलाने वाले जो लोग हैं वो है 223। तो बैंक निफ्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, स्लाइटली। जो मैं अभी अभी का डाटा आपको बता रहा हूँ, जस्ट 1.5 मिनट पहले मेरे पास वो अपडेट हुआ, ऑप्शंस के डाटा के बेसिस पे बताता हूँ। दूसरा, निफ्टी को गिराने वाले लोग हैं 99 और निफ्टी को बढ़ाने वाले लोग हैं 95। तो कांटे की टक्कर चल रही है, ये एक तरफा नहीं है। ठीक, एक तरफा होता तो मैं आपको बता देता, बट एक कांटे की टक्कर चल रही है। कोई बड़ी बात नहीं कि बाजार से बहुत स्ट्रांग मूव दिखाए या बहुत तेज मूव दिखा दे। आधा घंटा हो चुका है, इस आधे घंटे के डाटा के अंदर, स्ट्रांगनेस डाटा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इसलिए आप देख भी पा रहे हैं कि पॉइंट्स में भी बहुत बड़ा गेन नहीं आपको मिल रहा। बैंक निफ्टी दिखाओ तो 100 पॉइंट की बढ़त भी नहीं है इसके अंदर। और आपको अभी भी HDFC स्ट्रगल कर रहा है हरे निशान लाल निशान, हरे निशान लाल निशान में। ठीक है, लेकिन फिर भी आप स्पेसिफिक रहना। आज ऑटोस का दिन हो सकता है, काफ़ी सारे लोग आपको ऑटो स्टॉक्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक और शेयर है मेरे लिस्ट में NMDC, उसका बिल्डअप वगैरह ठीक बढ़िया हो गया। अब वो 203 रुपये के आसपास चल रहा होगा। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाएंगे NMDC, सोनी पटनायक, एक बार ज़रा आप चेक करना, फिर बाद में कुछ से पता करूँगा एक और शेयर। NMDC आप चेक करो, क्या मेरे को ट्रेड को कैरी करना और टिल एक्सपायरी तक 27 तारीख तक रखूँ? यहाँ से थोड़ा सा एग्जिट कर देना बेटर रहेगा। 210 208 पे रेजिस्टेंस है, अगर कोई लेके रखे थे तो एग्जिट कर जाना बेटर है। बिकॉज अगर ब्रेक करेगा 200 198 का लेवल तो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। टुवर्ड्स 190 188 तक भी गिरावट नजर आ सकती है। मार्केट्स में भी ऐसे बहुत ज्यादा भी स्ट्रेंथ है नहीं, सो थोड़ा सा एग्जिट कर जाइए और लेट दी ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ा सा सेटल हो जाए, फिर मेटल्स काउंटर पे देख सकते हैं। बिकॉज मेटल्स काफी 1-2 दिन चलता है, देन अगेन आपको 3-4 दिन का गिरावट भी नजर आती है उसमें। सो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए यहाँ पे, वो ये भाई बेटर है। ठीक है, ये तो मैंने पता कर लिया। और विंडो फार्मा 1000 के ऊपर आके आज ट्रेड कर रहा है 1.25% की बढ़त के साथ। बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है, इसमें बिल्डअप नहीं है, यानी कि जो फ्यूल, जो ताकत होती है ना, वो इसके पीछे भी नहीं खड़ी है। एक बार ऑरबिंदो फार्मा कुछ आप चेक करेंगे, और फार्मा 1000 के ऊपर तो है, लेकिन मेरे को इसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं जितने भी शेयर बोलूँ ना, प्रोड्यूसर साहब, आप ना उसकी फ्यूचर वाली प्लेट ज़रूर फायर किया कीजिएगा। ये तो अब आपको पता लग गया होगा ना कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर आता है। जहाँ पर लिखा आता है ओपन इंटरेस्ट, वो वाली चीज़ फायर नहीं करोगे तो दर्शकों को पता कैसे लगेगा कि हम ओपन इंटरेस्ट किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, किस फ्यूल की बात बोल रहे हैं, किस वॉल्यूम की बात बोल रहे हैं। दिखाना, फिर से बोलूँगा, लिखतम और वक्तम दोनों क्या कीजिए टीवी पे आप। ऑरबिंदो फार्मा 1000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, एक बार कुछ जरा आप चेक करके बताइए। बिल्कुल। सो डिम्पी, आपने मेरा काम काफी इजी कर दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे कोई खास ऐसा बिल्डअप नहीं नजर आ रहा। अगर मैं कैश में भी देखूं तो वॉल्यूम्स प्री एवरेज चल रहे हैं और एक ब्रॉड सी रेंज है 980 से लेके 1020 की, ठीक उसी के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रेंज है, ये फॉर सम टाइम रिस्पेक्ट हो सकती है और शायद स्टॉक इसी रेंज में रहे। तो इसी लेवल को वॉच करेंगे। 1020 अगर क्रॉस होगा तब हम देखेंगे कि यहाँ पे किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है और फिर वहां से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है या नहीं, या 980 के नीचे ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स। तो आइदर वे 980 1020 ये लेवल्स हैं। जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, आई थिंक वो इसका नियर टर्म ट्रेंड सेट करेगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन जो है साइडवेज कुछ समय तक चल सकता है। एक शेयर सफायर फूड देखें तो SAPPHIRE, सफायर फूड, ये कैश का स्टॉक है, नॉन फ्यूचर स्टॉक है, 5% ऊपर है। एक बार जरा संतोष सर, आप इसको चेक करेंगे, कोई ट्रेड बनता है क्या इसमें?
यस डिम्पी, इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। आई थिंक पिछले 1-2 दिन पहले कोई अपग्रेड भी आया था इस काउंटर को लेकर, तो ये इसमें एक 1570 का एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया। मुझे लगता है कि इसमें तेजी एक्सटेंड होते नजर आएगी। 1600 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो शायद 1660 तक की अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है तो शायद आपको 1750-1800 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे अब मेरे हिसाब से अब इसमें 1520 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, सफायर फूड के लिए 1520 का सपोर्ट है। पावर ग्रिड भी हम देखने की एक छोटी सी 3-4 दिनों से रेंज में था। आज करीब 1.5-2% के आसपास की तेजी पावर ग्रिड के शेयर में हमें देखने को मिल रही है। 1% के आस की तेजी है इसमें। सोनी, पावर ग्रिड जरा बताइए, 262 रुपए का भाव, क्या यहाँ से ये शेयर चलेगा? पावर ग्रिड काफी सेल हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 258 सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो थोड़ा सा बाउंस डेफिनेटली कर सकता है। रेजिस्टेंस उसका 270-272 के रेंज में जाके बन रहा है, तो यहाँ से 258 सपोर्ट के साथ 270-272 तक एक बार बाउंस कर सकता है। बट अगर ओवरऑल ब्रेक करता है 258 तो आपको और भी गिरावट नजर आ सकती है अप टू लेवल्स ऑफ 250। सो 258 काफी इंपॉर्टेंट है, वो लेवल को वॉच करने के। ठीक है, पावर ग्रिड के लिए लेवल्स ध्यान रखिए। कुछ आप जरा एलटी फूड को चेक कीजिए। कल इसमें एक ब्लॉक डील आई थी 1.3% की इक्विटी की, और अबेकस फंड मैनेजर्स ने इसमें ये स्टेक लिया है, ये खबर आ गई। तो कल की जो गिरावट थी, आज पूरी की पूरी वो गिरावट कह सकते हैं किसी भरपाई हो गई है। 5-5.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एलटी फूड्स में यहाँ से आगे की जर्नी आप किस तरह की देख रहे हैं? अभिषेक, देखिए पोजिशनल तौर पे अगर लेना चाहें तो यहाँ पे एक ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक ने जो एक बेस बनाया है 160 के आसपास, वो काफी अच्छा है, और जो ये न्यूज आई है उसी के चलते ही सही। बट स्टॉक में अगर आप देखें तो जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस है, उस लेवल को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजिशनल लॉन्ग बेट अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। 160 जो इसका नियर टर्म बेस बना है, इसी को आप टारगेट लेके चलें। पहला टारगेट जो है मेरे लिए यहाँ पे 185 का निकल के आ रहा है, और जो दूसरा टारगेट है दैट इज 210। तो इन दोनों लेवल्स के हिसाब से एक पोजिशनल बेट यहाँ पे लें। हो सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे, बट जो नियर टर्म जंप हमने देखा है और जो की एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक निकला है, ये दर्शा रहा है कि शायद यहाँ पे आने वाले कुछ समय में ये तेजी जो है ये और बढ़ सकती है। तो तेज़ी जो है बढ़ सकती है। पोजिशनल बेट आप एलटी फूड्स पे ज़रूर ले सकते हैं, पर आज फिर से जो है जो पावर रिलेटेड काउंटर्स हैं वो प्रेशर में है, जहाँ पे पीएफसी आरईसी फिर से गिरावट का शिकार हो रहे हैं। एक बार संतोष आपसे ही समझना चाहेंगे दोनों ही काउंटर्स को कैसे देख रहे हैं। देखिए पीएफसी 1.7% की गिरावट और आरईसी यहाँ पे भी 2% की गिरावट है। हालांकि एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स तो इसको लेकर बुलिश हैं, पावर डिमांड को भी लेकर बुलिश हैं, बट चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि क्या ये कमजोरी और गहरा सकती है? यस, अभी पीएफसी और आरएससी दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही हो रहे हैं। स्पेशली पीएफसी की बात करें तो ये अपने 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। लग रहा है कि शायद सेकआउट फेज चल रहा है। ये हम शायद लास्ट दौर में सेलिंग के, तो नॉर्मली लास्ट होता है दौर जब सेलिंग का, तो शायद स्पीड से सेलिंग होती है, तो शायद सेलिंग बढ़ते नजर आ सकती है। तो आप अगर शॉर्टिंग करते हैं तो आपके लिए 370 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन पैनिक में आपको कभी ये पीएफसी आपको 333 के आसपास मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आरईसी की बात करें तो ये अपने एग्जैक्ट 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। अगर ये बचाने में कामयाब हो जाता है 415 तो रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ये 415 ब्रेक करता है सॉरी 415 ब्रेक करता है तो एक 390 का डिप देखने को मिल सकता है। वो एक री एंट्री के लिए एक अच्छा मौका होगा। नीचे के स्तर बता रहे हैं संतोष, जहाँ पे पीएफसी अगर 333 के लेवल्स दिखाता है तो वहाँ पे एक अच्छा मौका हो सकता है। फिलहाल मार्केट खुलने के बाद ही ये दोनों काउंटर्स में गिरावट गहरा रही है। चार्ट स्ट्रक्चर भी कमज़ोर है, देखते हैं सेकेंड हाफ में कोई रिकवरी आती है या नहीं। इसके अलावा कुछ और ऑटो एंसिलरी स्पेसेस में से जमुना ऑटो, ये काउंटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और एक बार कुछ आपसे समझना चाहेंगे, देखिए पंजाब बेस्ड कंपनी है ये, और साथ ही ओवर द इयर्स इसने एक ग्रोथ रेट जो है अपना उसको मेंटेन करके रखा है। ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल ग्रोथ है, ना उस ग्रोथ के पैरामीटर्स में कोई गिरावट आई है, और स्टॉक प्राइस की चाल भी एक्चुअली उसी तरीके से देखने को मिली है। हाल फिलहाल एक थोड़ा जंप ज़रूर दिखा रहा था, पर कुछ
चार्ट्स पे आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं देख रही थी मार्केट में जितना भी सेल ऑफ या गिरावट आई कल परसों में, इसने फिर से अपना एक मोमेंटम जो है वो शुरू कर दिया है। क्या यहाँ पे एक पोजिशनल बेट लेनी चाहिए? So, Shrishti, on a lighter note, I know ये आपका domain है and you can throw a lot more light on this, on how the stock is performing and what all is going on behind the scenes. I think आपने एक बहुत ही अच्छी summary भी दे दी है इसकी, from a fundamental standpoint. अब उसी को back करते हुए अगर मैं technical view भी दूं, तो you're right, इस stock में जो recovery आई है ये बहुत काबिल तारीफ है। यहाँ पे volumes थोड़े से और अगर ज्यादा होते तो conviction जो है ये और strong होता, but nevertheless basis the relative strength and the kind of crossovers that we've seen, मुझे लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड जो है ये लिया जा सकता है। 137 138 का जो न्यू हाई था, मुझे लग रहा है वो इजीली यहाँ पे क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। प्लस इस पूरे स्पेस में ही हम एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं फंड हाउसेस की तरफ से, तो शायद वो भी इसके लिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो के तौर पे एक्ट करेगा। तो 140 का आप एक टारगेट लेके चले, वो क्रॉस होगा तो आई थिंक यहाँ पे 155 का अगला टारगेट होगा। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है इसका 115 के करीब आता है। तो ऑल इन ऑल द सेटअप इज नाइस। देयर इज आल्सो द सेक्टर फोकस दैट दिस विल बेनिफिट फ्रॉम। तो जमुना ऑटो को बिल्कुल लॉन्ग साइड के लिए अपने रेडार पे रखें। ठीक है, हालांकि मैं तो मार्केट के अंदर अभी भी वेट एंड वॉच ही करने के बोर्ड में और सिर्फ देख ही रहा हूँ। मेरे को तो कोई शेयर भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल है और इंडेक्सेस तो खैर आपको पता ही है कैसे चल ही रहे हैं। अब सिर्फ 25 ही पॉइंट की बढ़त रह गई है निफ्टी के अंदर। ऑलरेडी पहले 50-60 पॉइंट तक चले गए थे, लेकिन 25 पॉइंट। बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट तक हम चले गए थे, लेकिन अब सिर्फ 50 पॉइंट। तो 100 पॉइंट तो ऊपर से भी बैंक निफ्टी के खाली हो गए। मैं फिर से बोलूँगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आपको थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए। और बाज़ार को खुले हुए पौना घंटा हो चुका है। पौने घंटे के अंदर अगर मार्केट चाहता तो कुछ का कुछ कर सकता था, लेकिन अभी उसके पास ना तो हिम्मत, ना ही लेवल्स, ना ही सपोर्ट, ना ही कन्विक्शन, ना ही एफआईज, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा उसके पास जहां से लगे कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आए। और देखते देखते बैंक निफ्टी बाकायदा लाल निशान में आ गया। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, बैंक निफ्टी इस समय लाल निशान में है। और आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहला, लेवल्स के साथ ही प्ले करना है। जब तक लेवल्स आएंगे नहीं आपको ठीक होगा नहीं मार्केट। और दूसरा, कन्विक्शन चाहिए उसके पीछे आपको बहुत सारी डाटा की स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कांटे की टक्कर चल रही है आपस में, थोड़ा भी टिल्ट होगा तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन ठीक है, छोड़ दीजिएगा, आप अभी कोई भी चीज़ मत कीजिए, शांति से बैठिए। बाजार के अंदर ना ट्रेड लेना भी अपने आप को बचाना है। इस समय ना ये पूरा मार्केट बहुत ही एक ऐसे जोन से निकल रहा है जो आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। ये मैं सारी बातें उनके लिए बोल रहा हूँ जो टिपिकली बुल्स है मार्केट के अंदर। बियर्स वालों के लिए ऐसी कोई बातें नहीं बोल रहा, उनके हाथ में तो ग्रिप है पूरी आजकल मार्केट की। जो बुल्स है, क्योंकि मेजोरिटी हिस्सा बुल्स का होता है मार्केट के अंदर, है ना, कैश के जरिए हो या फिर फ्यूचर्स के जरिए हो। आगे बढ़ें, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। मैं जरा वीक काउंटर्स भी आपको चेक करवाता हूँ। हाँ, दीपक नाइट्रेट है, उसके अंदर बिल्डअप बन रहा है थोड़ा नेगेटिव। यूपीएल ने कसम खा रखी है कि वो चलेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत सिग्नल देता है चलने के, लेकिन सेकंड डे ना जाने उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है और फिर से नीचे चला जाता है। वो भी 1.5% नीचे है। ये यूपीएल और दीपक नाइट्रेट में कोई ट्रेड बनता है क्या सोनी? जरा चेक करना। ओह ठीक है, खुश होंगे कुछ शेयर, एक बार चेक करना आप। यूपीएल और दीपक नाइट्रेट दोनों ही डेज लो पे हैं, दोनों का कन्विक्शन जाग ही नहीं रहा, डाटा पॉजिटिव हो ही नहीं रहा। बिल्कुल, तो देखिए यूपीएल तो बहुत क्लियर अवॉइड है इवन फ्रॉम अ शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑलरेडी सपोर्ट जोन्स के पास है, तो हो सकता है कंसोलिडेट करे। वैसे तो यहाँ की और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी बन रही है, बट फ्रेश शॉर्टिंग नहीं, क्योंकि सपोर्ट के पास आ गया है। हो सकता है कि शायद एक टेक्निकल रिबाउंड भी देखने मिल जाए, बट ओवरऑल इस काउंटर में जो वीकनेस है ये परसिस्ट करने वाली है आने वाले कुछ समय के लिए, ऐसा लग रहा है। दीपक नाइट्राइट हाउएवर एक स्टॉक है जिसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स से फ्रॉम अ शॉर्ट पर्सपेक्टिव। एक रिबाउंड आया था, उसका हम जो फॉलो थ्रू है उसको एब्सेंट देख रहे हैं, स्टॉक स्लिप हो रहा है नीचे। तो 2000 तक के लेवल्स जो हैं इस स्टॉक पे हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों में दिख जाएं। तो दीपक नाइट्राइट आप 2030 एंड 2000 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट करें। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 2110 का जो आज का एक स्तर है उसके आसपास का रहेगा, तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। यूपीएल इज अ वेरी क्लियर अवॉइड इवन फ्रॉम अ शॉर्टिंग परस्पेक्टिव, एटलीस्ट एट द मोमेंट।
बहुत बढ़िया। तो ये दोनों के दोनों आपने स्टॉक्स पे आपको राय दे दी, और वैसे भी इन दोनों स्टॉक्स के अंदर आपको कहीं खुद भी नहीं दिखेगा। अच्छा, आप ना एक काम खुद भी किया कीजिए, बहुत ही बेसिक से है। आप किसी भी टर्मिनल को फॉलो करते हैं तो आप उसके अंदर चार्ट्स डाल देगा कीजिएगा, 2 एवरेजेस डाल लो, बस सिर्फ 2 एवरेजेस, और कुछ मत डालो। भले आप एक 200 दिन की डाल लो और एक 50 दिन की डाल दो। 200 दिन अगर आप हो तो आप इन्वेस्टर हो, अगर आप 50 दिन को चेस करते हो तो आप स्विंग ट्रेडर हो। बस इन दोनों ही एवरेजेस के नीचे दोनों शेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो ना ये इन्वेस्टर्स के लिए ना ही अभी ट्रेडर्स के लिए है। तो दोनों के लिए दोनों शेयर्स खराब हैं, यूपीएल और दीपक नाइट्रेट। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है किसी भी शेयर की स्ट्रेंथ को, पावर को चेक करने के लिए कि वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस समय। ठीक, तो मोटा मोटी मार्केट का आउटलुक हमने आपके सामने रख भी रहे हैं और आगे भी रखेंगे।